अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फिकार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। खैरियत से होना तो बनता है, इतने प्यारे प्यारे चेहरे जब आप लोग सुबह सुबह देख लेंगे तो फिर पूरा दिन जो है वो अच्छा ही आप लोगों का गुजरेगा। क्या बात है हमारी। हाँ, हमारी क्या बात है, नहीं बात तो वैसे हमारे देखने वालों की भी है कि वो लोग सुबह सुबह हमें देखते हैं। मेरे ख्याल से नजम, जो सुबह सुबह लोग हमें देख रहे होते हैं ना, उनका जर्नल जो मोटिव होता है, जब मैं यहाँ पे आ रही होती हूँ तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि वो अच्छी अच्छी बातें, वो अच्छी अच्छी न्यूज़, वो अच्छे अच्छे काम लोगों को दिखाने चाहिए, उनके साथ शेयर करने चाहिए जो पाकिस्तान में अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि ये इस वक्त पॉजिटिविटी की पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिज़ास्टर्स में भी इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है ऑल ओवर। आप अगर चैनल उठा के देख लें, 9 बजे का आप बुलेटिन ही देखना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट जो है वो हेडलाइंस आती हैं और उनमें कोई एक भी हेडलाइन ऐसी नहीं होती जिसमें पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट दिखाई जाए या पाकिस्तान का कोई मुस्बत इमेज दिखाया जाए। तो हमारा ये मेन मोटिव है, हमारी पूरी टीम का, जो भी हम लोग टॉपिक लेके आते हैं, जो भी उसके ऊपर रिसर्च होती है, वो सिर्फ यही होती है कि पाकिस्तान का कैसे अच्छा इमेज, वो काम जो पाकिस्तान में अच्छे हो रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाएं, ताकि आप लोगों का जो लेवल है पाकिस्तान में रहने का वो ज़्यादा हो। क्योंकि जर्नली होता है कि इंसान जब पढ़ के निकलता है ना तो उसके दिमाग में एक सोच आती है कि पता नहीं पाकिस्तान में तो आगे क्या होने वाला है, तो चलो बाहर ही निकल जाते हैं। तो यहाँ की जो क्रीम होती है, यहाँ का जो टैलेंट होता है, वो बाहर जाके लोगों को सर्व करना शुरू कर देता है और पाकिस्तान इसी वजह से शायद थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम अपनी यंग जनरेशन की बात करें, ख़वातीन की ख़ास तौर पर मैं और नजम बहुत ज़्यादा बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस भी मैदान में हम लोग देखें, ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त मर्दों के शाना बशाना, बल्कि बहुत सारे उनकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं मर्दों से ज़्यादा, वो उन बैरियर्स को फलांग के अपनी फील्ड्स में जो है वो आगे जा रही हैं। और एक और चीज़ जो है जो ख़वातीन को आजकल की दुनिया में नजम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो है इंटरनेट। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो पहले इस वजह से घर पे महदूद रह जाती थी, उनका टैलेंट जो है वो घर पे महदूद रह जाता था कि वो बाहर निकल के उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती थी या उनके लिए बाहर निकलने के उस तरह से मौके नहीं होते थे। लेकिन अब इंटरनेट पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ आई है जिसने ऑडियंस को इंगेज किया है और आप घर बैठे ना सिर्फ बेच सकते हैं बल्कि ख़रीद सकते हैं, और ये एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ट्रू। अच्छा जी, बहुत सारी हलीमा ने इंफॉर्मेशन दे दी और मैं आपको बताता चलूंगा कि आज हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। एक टॉपिक हमारा होगा ई कॉमर्स से रिलेटेड और दूसरा टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट में ऐसी खवातीन हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स के अंदर है। एक जीप रैली और दूसरी माउंटेनर। तो दोनों ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसकी तरफ बीइंग अ मैन मैंने भी कभी तवज्जो नहीं दी, ठीक है, कि हम लोग वहां पर जाएं और उसको फॉलो करें या उस तक की अप्रोच बनाएं। लेकिन ये खवातीन इन्होंने कैसे इसको चूज किया, कैसे वहां तक पहुंची, ये भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ पहला हमारा हाफ होगा ई कॉमर्स से रिलेटेड। हलीमा ने इंटरनेट की बात की, तो इंटरनेट इस वक्त हर एक की जरूरत बन चुका है और इसको हम लोगों ने तब देखा जब कोविड था। कोविड के अंदर बहुत सारे स्मॉल सेटअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस इसी वजह से प्रिवेल कर गए क्योंकि उनके पास इंटरनेट मौजूद था और हर किसी ने ऑनलाइन अपना काम शुरू कर दिया। आप चाहे मैकेनिक हैं, आप चाहे कारपेंटर हैं, आप चाहे कुछ भी बेचते हैं, कोई फूड आइटम बेचते हैं, होटल रन करते हैं, कपड़े की दुकान है आपकी, वो सब कुछ आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दुनिया को बता सकते हैं कि हम ये दे रहे हैं सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। क्योंकि अब दुनिया को समेट लिया गया है। ग्लोबल विलेज का जो हम एक नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। और एक और चीज, कोविड के अंदर अगर इंटरनेट ना होता हलीमा तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते थे। लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, आप दोस्तों के पास भी नहीं जा सकते थे। ऑल्दो बहुत सारी वॉयलेशन हम लोगों ने देखी, लेकिन एक ये स्ट्रक्चर उस वक्त बना हुआ था। अब अकेला इंसान जिसकी किताब के साथ दोस्ती है वो तो किताब पढ़ लेगा, जिसको अपना मी टाइम एंजॉय करना है वो तो कर लेगा, लेकिन एक सोशल बंदा उसने कैसे सरवाइव किया? जस्ट बिकॉज इस इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप अपने बेडरूम के अंदर बैठे हुए इससे पैसे भी कमा सकते हैं, अपनी पीआर भी बढ़ा सकते हैं, अपनी पहचान दुनिया को
ये बता सकते हैं कि हम लोग इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं फलाने दुनिया के कॉर्नर पे और हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करें। अच्छा नजम, इंटरनेट की जहाँ तक आपने बात की कोविड के हवाले से कि ठीक है कुछ लोग होते हैं जो मी टाइम गुजारना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से हम में से हर कोई होता है जो कुछ वक्त अपने साथ गुजारना पसंद करता है। हो सकता है आप 15-20 मिनट गुजारना पसंद करें, मैं 1-2 घंटे गुजारना पसंद करूं, डिफरेंट हर इंसान के होते हैं, लेकिन मी टाइम हर किसी को चाहिए होता है। लेकिन अदर देन मी टाइम आपकी ज़रूरत है कि आप लोगों के साथ एंगेज करें। अकेला इंसान जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर सर्वाइव कर सकता होता तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो इंसानियत को बनाता ही ना, एक ही इंसान को बनाता और बस वही पूरी दुनिया में चलते रहते और ज़िंदगी गुजारते रहते। तो इसी वजह से रिश्ते बनाए हैं, लोग बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं। इंटरनेट की और कोविड की दोनों की नजम ने बात की। कोविड के दौरान जो बिजनेस है नजम वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ लोगों का। और उस वक्त फिर हम लोगों ने ये एक सेकंड चीज़ देखी, भाई जो हम लोग बात करते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो इंटरनेट पे पहले भी ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं ऑनलाइन ले रहे हैं सही चीज़ आएगी या नहीं आएगी, या हम जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी वो होगी या नहीं होगी। लेकिन कोविड में क्योंकि ऑब्वियसली आप जा नहीं सकते थे, ना कोई रेस्टोरेंट्स थे, ना कोई मॉल्स खुले हुए थे, ना दुकानें खुली हुई थी, तो आपकी ज़रूरत ये बन गई थी कि आपने जो भी ख़रीदना है वो आपने ऑनलाइन ही ख़रीदना है। तो उस वक्त इस तरह के बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो इनिशिएट किए गए। और कुछ लोग जो होते हैं नजम, वो आपको बिजनेस करके नहीं देते या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन वो आपके दिमाग में एक आइडिया डालते हैं, आपको हेल्प करते हैं उस आइडिया को आगे सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इंटरनेट पे ही ये आइडिया दिया कि जो फल सब्जियां हैं वो भी इस तरह की जानी चाहिए कि वो भी घर जाके डिलीवर हो। पहले ये आइडिया नहीं था, मतलब सब्जी की दुकान तो ऑब्वियसली मौजूद होती है हर गली में, हर इलाके में होती है, और वहाँ से फ्रेश सब्जियां लाना भी हम लोगों का बड़ा एक मशगला होता है कि ज़ाहिर है एक चीज़ रोज़ लेके आनी है। तो कोविड के दौरान ही ये हुआ कि वो चीज़ भी चलनी शुरू हो गई, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें भी डिलीवर होने लग गई 5 मिनट में, 10 मिनट में। और एक और चीज़, हमारी अम्मियाँ जो हैं वो कैसे भाव-ताव करेगी अगर हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन शुरू हो गई, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी मदर के साथ कोई चीज़ लेने जाएं और आपकी मदर जो है वो भाव-ताव का सिलसिला जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा तो चलता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और जब वो आधा घंटा चलता है सिलसिला तो उस वक्त आप मुंह छुपा रहे होते हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात कहने वाली थी। अच्छा, अम्मियाँ जो होती है ना अक्सर ये करती हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाके कहना शुरू हो जाती हैं कि नहीं इतने का तो नहीं है ये, और मतलब अगर अब कोई चीज़ ऐसी होगी ना जो उनको नहीं आ रही होगी पसंद, तो सबके सामने ही कह देंगे फजूल, चलो अगले पे। अब बंदे का ठीक है भैया आपको नहीं पसंद आया, आप कह दें कि चलो बेटा आगे देख लेते हैं, कुछ इस तरह सबके सामने ऐसा शर्मिंदा करती है ना कि फिर आप अकेले भी कभी उस दुकान में वापस जाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर ना दो चीजें, अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे तो हमारे जो गेस्ट हैं वो आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनसे यही मैं डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में कपड़े के हवाले से जो रेडीमेड है, ठीक है, जीन्स, शर्ट्स, कोई भी अच्छा ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ब्रांड्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी क्वालिटी स्टार्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने मुझे ये बताया कि जो बाहर की इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर अपनी चीजें करवा रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा है, उसकी फुटबॉल इस दफा भी पाकिस्तान की थी, लास्ट टाइम भी थी, और उससे पहले भी कई दफा पाकिस्तान से यूज हो चुकी है। सर्जिकल के आइटम्स यहाँ से जाते हैं। मुझे पता लगा कि गुजरांवाला में एक फैक्ट्री है जो इस कपड़े को पता नहीं मोमी का कपड़ा कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो कपड़ा बनता है और वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर मिलता ही नहीं है, वो डायरेक्ट बाहर जाता है और बाहर मिलता है। फिर फ्रूट्स की हलीमा ने बात की तो हमारे यहाँ का आम, वो जितना पूरी दुनिया में उसकी जो पहचान है एक अलग ही, और ऊपर टैग लगा होता है पाकिस्तान का, मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक वो चीजें हैं जिनको हमें दिखाने की जरूरत है, और जो हमारी अपनी लोकल आवाम के लिए भी, उनके इस्तेमाल के लिए भी आए। दूसरी चीज उन्होंने मुझे एक और बताई कि बाहर के ब्रांड्स अगर किसी चीज का रेट लगा रहे हैं $7, $8, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर 0 पॉइंट समथिंग डॉलर पे जो है ना आपको होती हुई नजर आएगी। और कई ऐसे ब्रांड्स को मैंने खुद भी देखा है कि फैसलाबाद के अंदर 1000 से 1500 दिहाड़ी का बंदा जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो बाहर आपको 40-40, 50-50 हजार में जो है वो मिलती हैं। असल में रजब वहाँ पे जो है ना जो काम
एक इंसान कर रहा है ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो इंसान, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इतना नहीं करते, देखते नहीं है कि जो इंसान हाथ से बना रहा है, चाहे वो हैंडमेड कारपेट है, चाहे वो कोई रली है, चाहे वो कोई सोफ़ा है, चाहे वो कोई किसी शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वो लोग उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे मशीनें आ गई हैं और ज़्यादातर काम जो है वो उन्हीं की वजह से होते हैं। जीन्स का आपने जिक्र किया नजम, जीन्स का जो कलर है वो लाहौर से रावी के मकाम से शुरू हुआ है। अच्छा। इसकी हिस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो जीन्स जो है पहले कलरलेस होती थी, वाइट कलर की होती थी। इसमें जो कलर्स और शेड्स आना शुरू हुए हैं ये यहाँ से आए हैं क्योंकि पानी का वहाँ पे जब रावी के मकाम पे पानी आता था तो उसका जो शेड था वो इस किस्म का हो जाता था। तो वहाँ से कुछ लोगों ने किया कि ये जो पैंट है ये इस कलर की अगर हो, और वो डिफरेंट कलर्स जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस पानी में नज़र आते थे, तो उन्होंने वहाँ से वो कॉन्सेप्ट लिया और ये पाकिस्तान में ही बनना शुरू हुई। लेकिन जिस तरह नजम ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब चीज़ें शुरू होती हैं तो उनका मयार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मयार जो है ख़राब होता है। शायद नजम इसकी ये भी एक वजह है कि हम लोग जो सबसे अच्छे मयार की चीज़ें होती हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। और वो वहाँ जाके, ये एक अच्छी बात भी है, वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान का टैग लग के जब लोग ख़रीदते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इवन ये कि मैं भी जब बाहर गई 2-3 चीज़ें ऐसी देखी जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका कपड़ा स्टफ़ बहुत ही अमेजिंग था और उनके ऊपर जब टैग देखा मेड इन पाकिस्तान का तो हम हैरान रह गए कि ये चीज़ें पाकिस्तान में कहाँ मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में मैं फिर भी कहना चाहूँगा पाकिस्तान में सस्ता कपड़ा नहीं है, पाकिस्तान में सस्ता जूता नहीं है, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। ठीक है, अगर आप यूज्ड लेते हैं, ठीक है, तो वो तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप तुर्की जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर हर स्ट्रीट में इतना नेक्स्ट लेवल किस्म का, और थाईलैंड, इन 2-3 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आपको शूज़, जहाँ पर आपको कपड़े ऐसे ऐसे जो है ना वो नेक्स्ट लेवल किस्म के मिलेंगे ना कि आप पूरा जो है वो बैग भर के लेकर आएंगे। वेल जी, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे ई कॉमर्स इन पाकिस्तान एंड ई कॉमर्स की अवेयरनेस के ऊपर। हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से और इंटरनेट का जो बूम है उसके हवाले से, क्योंकि ई कॉमर्स की जो हमें भी नो हाउ है वो समहाउ इंटरनेट की वजह से ही आई है कि ये चीज़ भी मौजूद होती है, इसको कैसे फंक्शन किया जाता है, कैसे काम करती है और इसमें आगे सब लाइन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को इंटरनेट के थ्रू ही पता लगनी शुरू हुई हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट ने जनरेट किया है रेवेन्यू $7.666 बिलियन यूएस 2022 की ये रिपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 2022 जो है मेरे ख्याल से पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ और इतना हम लोग जो है जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू ई कॉमर्स के हवाले से, तो आगे जाके इस फील्ड को कितना बूम करने की ज़रूरत है। अभी भी हो रहा है लेकिन उस पर मज़ीद काम करने की नज़म ज़रूरत है। 2025 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $9.1 बिलियन यहाँ तक रेवेन्यू जा सकता है ई कॉमर्स का। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करवाता चलूँ। योर टास्कर नामी कंपनी है, उसके ऑनर हैं, सीईओ हैं, इसके साथ साथ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है इनका ई कॉमर्स के हवाले से। 1000+ ई कॉमर्स ब्रांड्स जो हैं उनको सपोर्ट कर चुके हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। यूएस में इनकी कंपनी वर्क कर रही है और पाकिस्तान में भी इसका ऑफिसर। एम्प्लॉयज़ सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देने के लिए और ई कॉमर्स की समझ भी पैदा करने के लिए इनके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सर डॉलर में कमा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़िशान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। I really enjoyed having here on your channel. I like the atmosphere you have. थैंक यू। कोशिश की है हमने कि सुबह सुबह की वाइब जो है ना वो आपको पता है कि जब सुबह इंसान उठता है तो बड़ा फीका फीका सा फील कर रहा होता है, तो हमने कलर्स वगैरह डाल के उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने जो इंट्रोडक्शन दी है उसकी एनर्जी से मैं भी रिचार्ज हो गया हूँ। दो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ, ये भी उन्होंने बताया। चलें, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे बिजनेस के अंदर स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपने ये मेंशन किया था कि यू हैव 2 मास्टर्स, एक लॉ और दूसरा आईटी। बिजनेस का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है? एग्जैक्टली। सो पहले क्या जॉब स्टार्ट की और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, क्या स्टोरी थी?
I was in academia side, और then I was doing study into different topics के next 30 years में कौन सी ऐसी field है which is going to be staying into the world और जो exponentially growth करेगी. So that I have seen कि e-commerce is going to grow locally and internationally. Then start doing study into it, and then we three brothers, we went into this market. We launched 2 brands in 2014, then eventually we sold that brand in 2015. और जिन मैन्युफैक्चर से हम वो प्रोडक्ट्स यूएस में ले रहे थे, देन वी टोल्ड देम कि व्हाई डोंट यू लॉन्च योर ब्रांड्स, बिकॉज वी गॉट योर प्रोडक्ट, हमने आपकी प्रोडक्ट ली और वही मार्केट करके हमने ये ब्रांड भी बेच दिया. तो फिर हमने उन्हें सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर हमें एक एजेंसी साइड पे निकल गए. फिर इट वाज अ जर्नी टू कैटर 1000+ ब्रांड्स इनटू मोर देन 43 कैटेगरीज. सो दैट वाज द होल एक्सपीरियंस, लेकिन स्टिल वी आर लर्निंग, इट्स अ लर्निंग कर्व. अच्छा, जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए ई कॉमर्स क्या है और ये किन किन की फैक्टर्स पे काम करता है? आसान लफ्ज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ ई कॉमर्स को लोकल एंड इंटरनेशनल. ठीक है. लोकल ई कॉमर्स में आपके जो यहाँ के स्मॉल ब्रांड्स हैं और ऐसे ब्रांड्स हैं जो ब्रांड्स भी नहीं, आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू कर देते हैं. बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू हो गए हैं. फिर यहाँ अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, कोई तरक्की करता है तो वो वेबसाइट बना लेता है. हाँ. फिर वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट शुरू कर लेता है. तो ये हमारी लोकल सी ई कॉमर्स है जो कि अभी मैच्योर हो रही है, जिसमें 2 बड़े जो चैलेंजेस हैं वो पेमेंट मेथड्स और फिर लॉजिस्टिक्स हैं, यानी कि डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी होती है, वो प्रोडक्ट वैसे डिलीवर नहीं होती, क्वालिटी इश्यूज है. मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है. तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं. आई गेस ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे ही हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो अभी हमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे इन 2 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी तो ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे. दूसरी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल है, यानी कि आप यहाँ कोई ब्रांड मैन्युफैक्चर करते हैं, दैन यू मार्केट आउटसाइड द पाकिस्तान, या आप चाइना से मैन्युफैक्चर कराते हैं और फिर आप यूएस या यूके मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं. तो अभी इवेंचुअली लास्ट 2 इयर्स में जो रैंक है इंटरनेशनल मार्केट्स का वो भी बड़ा फ्लक्चुएट हुआ है कि यूएस इज़ आल्सो नंबर 1. फिर हमारा जो दूसरे पे है वो कनाडा, एंड 3rd पे जर्मनी आ गया. एंड जर्मनी इज़ लाइक हमारे लिए बड़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि जर्मनी इज़ ऑन 3rd, कि ये 3rd पे आ गया. तो हम जर्मनी को कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि टिपिकल बाइंग बिहेवियर है. यूरोप में राज कर रहा है जर्मनी. यस, तो वो वहाँ जाना शुरू हो गए हैं. तो हम इस तरह 2 डिफरेंट सेक्टर्स में ई कॉमर्स को डिवाइड करते हैं. तो मोस्टली जब पाकिस्तान में बात हो रही होती है तो वो ज़्यादा हो रही होती है लोकल ई कॉमर्स की. हाँ. हम इंटरनेशनल ई कॉमर्स की बात बहुत कम कर रहे होते हैं. लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट हमारा देखें, वो 2.1 बिलियन से ज़्यादा का, इससे ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट हमें अभी फेस करना पड़ रहा है. तो इसको इजीली आप जो है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनको यूटिलाइज करके एक आधा ब्रांड आप लॉन्च करवाएं आप करके, तो आप आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं. तो सर इतने दिमाग जो बैठे हुए हैं उनके दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आती, या आई भी होगी तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? वजह क्या है? रिसेंटली लास्ट वीक हम एक थिंक टैंक के साथ पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे बैठे और हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई. तो हमारे पास इतनी सेग्रीगेटेड पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेटरी इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और जो करंट इश्यूज़ हैं हमारे पास, तो उनको इकट्ठे करते करते इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम. लेकिन प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना पड़ेगा. थोड़ा सा हमें स्टेट बैंक लेवल पे थोड़ी सी पॉलिसीज़ को लीनिएट करना पड़ेगा कि अगर एक ब्रांड यहाँ से कोई ब्रांड बनाता है और वो यूएस में सेल करना शुरू कर देता है और उसको डॉलर्स अमाउंट वापस आ रही है, तो अब आपको किसी हेड में, तो टैक्सेशन हेड में उसको डालना है जी. लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग कैटेगरी में डालेंगे, ज़्यादा टैक्सेशन करेंगे, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिरेंगे. तो वो ट्राई करेगा कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान से ना करूं, मैं चाइना से कर लूं, तो मैं पैसा डॉलर्स पाकिस्तान में ले के ही ना हो. ठीक है. मैं सिर्फ लोग 10-12 यहाँ हायर कर लूं, उनको मैं पैसों में पे कर दिया करूं फ्रॉम माय पॉकेट. आई डोंट नीड टू इवन रजिस्टर अ कंपनी हियर. ओके, तो लोग ये करना शुरू हो गए हैं. ठीक है. आपकी कंपनी स्टार्ट कैसे हुई और उसका इस वक्त मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? एज आई टोल्ड यू कि वही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, हमने उन्हें कहा कि यार हमने बना के ब्रांड बेच दिया, व्हाई डोंट यू बिकम अ ब्रांड. तो उन्हीं को हमने सर्विसेज स्टार्ट कर दी और उनके ब्रांड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 2015 एंड ऑल द वे. फिर वी हैव बीन मेंशन्ड ऑन फोर्ब्स एंड एंटरप्रेन्योर, ऑन बिजनेस इनसाइडर. वहाँ हमने लाइमलाइट इन यूएस लेनी स्टार्ट कर दी. फिर हमारे पास बड़े ब्रांड्स जो हैं अप्रोच करना शुरू कर दिया, और फिर हमने कहा कि इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. कि हमने कहा जी आपका ब्रांड जहाँ आके स्टक हो चुका है, लेट्स सपोज $50 मिलियन पे स्टक हो चुका है, तो वी कैन गेट यू एट $80 मिलियन. लेकिन जो ऊपर के $30 मिलियन है, वी आर पार्टनर इनटू इट.
तो दैट्स द सिंपल बिजनेस मॉडल। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो पिछले 10 साल से 30 पे हैं या 5 साल से 30 में हैं, 50 पे हैं, तो अगर 30 टॉप ऑफ द, वो कहते हैं चेरी ऑन द टॉप आ रहा है, तो व्हाई नॉट, हम स्किन इन द गेम है, हम इनको भी शेयर कर देते हैं। सो दैट्स हाउ वी एक्सपेंडेड सो फास्ट इन यूएस लेवल। पाकिस्तान लेवल पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट साइड पे था, ट्रेन करना, लोग हायर करना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करना, स्लम्स, इन सारों के साथ, और फिर अच्छा टैलेंट जो है वो ब्रिंग इन करना टू अपना जो स्किल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, नजम ने जिस तरह कहा था कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया होगा लेकिन वो सामने नहीं आ रहा, तो क्या वजह कि पाकिस्तान में धक्के से ही कोई काम होता है तो होता है, वरना नहीं होता, या उसकी वजह जो है वो आगे से मिलने वाला रिस्पांस है? जिस तरह आपने कहा कि टैक्सेशन वगैरह के मामलात ऐसे हैं कि लोग जो है वो या तो साइड पे होके बैठ जाते हैं या फिर वो चाइना की तरफ चल जाते हैं। सबसे ज़्यादा ई कामर्स, लोकल ई कामर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनको ये आते हैं कि जी हम किस हेड में जाएंगे, फिर इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं। अगर मैं आप दोनों से कहूँ कि जी हम 3 मिलके एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। सर्वेज होंगे, उनकी बेस पे हम ब्रांड लॉन्च कर देंगे। वी इवन डोंट नो कि हमने किस सेक्टर को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसी मार्केटिंग करनी है, वो हमें नहीं आइडिया होगा। ज़्यादा ये होता है कि करते हैं, लेट्स सी के रास्ते में क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर डेटा जो इंटरनेशनल है वो अवेलेबल होता है ना जब आप वहाँ लॉन्च करते हैं। लेकिन हमें जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ फेस करनी पड़ती है, और ज़्यादातर मेरे पास भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं ऑन फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे, वो ये आ रहे होते हैं कि जी अबे हमें आप ये बताएं कि हम लीगल फ्रेमवर्क कैसे करें। अच्छा, हमने कैसे यस हमने कैसे कंपनी स्ट्रक्चर करनी है यूएस में, कौन से टैक्सेशन हेड में जाना है, वहाँ से हम जब डॉलर्स अमाउंट पाकिस्तान में मूव करेंगे तो यहाँ ऐसी कौन सी कंप्लाइंसेस हैं जो हमने करनी है, और ताकि हम आराम से पैसे जो है पाकिस्तान ला सकें। तो वो एक डिफरेंट काफ़ी टफ सेक्टर होता है। लेकिन क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड है तो मैं उन्हें आराम से बता रहा हूँ कि आप ये वेज कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल कंप्लायंस सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट आप रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ, वो अभी समहाउ उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। हम ई कामर्स में जो अभी तक पाकिस्तान ई कामर्स में वो कहते हैं थर्ड नंबर पे आ गया जी, वो थर्ड नंबर पे आ गया है अमेज़न में, वो हम सर्विसेज साइड में हैं। हम अपना स्किल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज बन गई हैं यहाँ, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई उनकी मैनेज कर रहा है, कोई ब्रांड की पिक्चर्स को कर रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, सो दे आर गेटिंग दैट डॉलर अमाउंट एंड कमिंग बैक। लेकिन वो भी अब इतनी अमाउंट आ रही है वो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। दैट्स अनदर इशू टू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ना ई कॉमर्स की बात की जाए, जो ई कॉमर्स के दुखड़े अभी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे सेम लग रहे हैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन वाले भी। जी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसको हुकूमती लेवल पर जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि उसको सपोर्ट ही नहीं मिलती। तो एक तो ये कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के हवाले से हैं या किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से हैं, सबको आपको नहीं लगता कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए ताकि काम ही ख़त्म हो जाए, इधर से फाइल उधर जाए, उधर से फाइल उधर जाए, उधर से फाइल उधर जाए। एक ये चीज़ एड्रेस कर दें, और दूसरी चीज़ ये बता दें कि यहाँ पर जो कंडीशन है इस वक्त, जो मैंने इंट्रो में अपनी बताई कि लोकली इतनी कमाल की चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो यहाँ की यूज़ में क्यों नहीं आती? प्रॉफिट मार्जिन नहीं है या क्या मसला है? अब बाइंग कैपेसिटी एक इशू है, और दूसरा ये है कि जो हमारी एक तो बाइंग कैपेसिटी नहीं है, जो आपकी मिडिल लेवल क्लास है, जो एलीट क्लास जिसकी बाइंग कैपेसिटी है, वो प्रेफर नहीं करते कि वो वही एक 3000 की प्रोडक्ट जो है ना पाकिस्तान से बाय करें। वो कहते हैं चलो $15 है ना, $16 है, तो $20 की इंपोर्ट वाली ज़रा बाय करके देखो ना, उनको दिखाऊं कि ये इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट मैंने बाय की है। माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, दैट्स द माइंडसेट। लेकिन हो सकता है कि वही प्रोडक्ट जो है वो स्पोर्ट्स वेयर यहाँ से बन के गया होगा सियालकोट से, इट वेंट टू द मैरीलैंड के एक वेयर हाउस में गया, वहाँ से अमेज़न के FBA में गया, फिर अमेज़न FBA पे एक बड़े हाई फाई ब्रांड ने वो प्रोडक्ट लेबल करके अपने ब्रांड से बेची, और आपके भाई ने वहाँ से बाई की और $29 की ला के आपको गिफ्ट कर दिया। आपने कहा देखो मैंने, जो शायद पिछली गली में बन के गई, हाँ मैंने इम्पोर्ट जो है ना वो पहनी हुई है। और क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज हैं तो वी ऑलवेज स्माइल के ये देख लें आपने इंपोर्ट कौन सी पहनी हुई है। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आप कर लें, ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं, ब्रांड कोई और बेचता है और हम वहीं से ला के यहाँ अपने हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना इक्विपमेंट, वी बॉट इट फ्रॉम जर्मनी स्पेशली फॉर यू, इसलिए आपका बिल हाई है।
लेकिन वो यहीं से मैन्युफैक्चर होकर गई थी। सो आप इसको ये कह लें कि हमारा जो पूरा चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट्स सोली डिस्टर्ब्ड। ओके, इसे चैनलाइज्ड करने की ज़रूरत है। आप ये कह सकते हैं कि इसको फादरहुड नहीं अभी तक मिली। अच्छा, चैनलाइज कैसे किया जा सकता है कि मतलब एक जो लोकल बंदा है जो इस तरह की चीज़ें बना रहा है, वो अगर आप इसी मार्केट में वो सेल करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या फिजिबिलिटीज़ है? देखिए, जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में कर रहा है उसका ज़्यादा फोकस तो ये होता है कि वो डॉलर्स एंड कंटेनर्स यहाँ से भेजे और डॉलर्स बना के पाकिस्तान में ले आए। दिस इज़ देयर अप्रोच। लेकिन अगर वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लोकल प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर गए हैं, लेकिन ब्रांडिंग साइड पे जाना, फिर ख़ास तौर पर आपको फिजिकल आउटलेट्स बनाना, ये भी आपके लिए बड़ी हैसल होती है। लेकिन ये अगर जाना चाह रहे हैं इस तरफ, तो इनको सबसे पहले मैंने आपको कहना कि इनके पास डेटा नहीं है कि हमने कौन से मार्केट सेट को टारगेट करना है और उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। यहाँ तो वो बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ वो बहुत सस्ती हैं, तो उनके लिए ये नहीं पता कि उनकी वॉक इन क्या कर रहा है। जो वॉक इन करके आ रहा है, क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट फॉर $8,000, एक ट्राउज़र $8,000 का वो ले भी लेगा या नहीं, या वो इतना अंडर प्राइस्ड है कि वो जाके कह रहा होता है यार मैं ये क्यों बाय करूँ, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, इतना सस्ता क्यों। तो ये एक डेटा मिसिंग पॉइंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। स्टैटिस्टिक्स ना पब्लिक लेवल पे यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, ना प्राइवेट लेवल पे हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये बायर के क्या कोई ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि महंगे प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि ठीक होगा, क्योंकि आपने फ़िज़िकल आउटलेट्स वगैरह की भी बात की। फ़िज़िकल आउटलेट्स अगर ना बनाए कोई, हमने इंट्रो में अपने इंटरनेट को उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि अब तो इंटरनेट भी एक वे है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का, तो क्या लोगों को ट्रस्ट इशू हो जाता है कि ये तो सही नहीं निकलेंगे, या अगर ये सही है तो ये इतने सस्ते कैसे हैं? ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल हैं, और उनको फील आ रही होती है कि ये अगर हम प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वेदर इट्स ऑन इंपोर्ट लेवल, एक्सपोर्ट लेवल पे है या नहीं है। और सबसे बड़ी देखिए बात होती है कि अब लोग ब्रांड कॉन्शियस होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, वी फील कंफर्टेबल कि अगर हमने एक ब्लेज़र पहना है तो ये ब्लेज़र फलां ब्रांड का है तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड दैट्स राइट, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपने एक डाइनर्स का पहना है तो वो भी एक आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बड़ी क्या क्लोज जाके आपने मेंटालिटी पाकिस्तान की पकड़ी है। हाँ, एक और इनका प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, और फिर जो हम इसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी, हमारी ब्रांड लॉयल्टी जो है वो बिल्ड होती है, लेकिन हम बहुत जल्दी ब्रांड स्विचेस भी करते हैं। वी ट्राई मल्टीपल ब्रांड्स एट लाइक एक बार यहाँ से बाय किया, फिर इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसकी साइजिंग भी चेक की, उसकी साइजिंग भी चेक की। फिर हमें एक और बात ये है कि आप ये देखें, आप अभी तक अपना पाकिस्तान का ब्रांड बना रहे हैं। आपसे मैं एक बात करूँगा, आप थोड़े से होंगे शॉक, आप उस पर जब उसकी साइजिंग देखते हैं, यूएस साइजिंग एंड यूरोप साइजिंग, तो पाकिस्तान साइजिंग कोई नहीं है। यू डोंट इवन हैव दैट साइजिंग के आप एक आउटफिटर से शर्ट बाय करते हैं और वही शर्ट आप जाके ब्रेकआउट से बाय करते हैं, मीडियम टू मीडियम्स आर डिफरेंट। बिल्कुल, हाउ इट्स कम, कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? स्किनी मीडियम वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो ग्लोबली हो चुकी है, वहाँ वो कंफर्टेबल होकर दूसरे से बाय कर लेंगे। और मोस्टली हो सकता है कि उस फैब्रिक का इशू ही ना हो, आपको साइजिंग का इशू हो, लेकिन आपको पता ही नहीं ये साइजिंग का इशू है। तो ये देखें ना, ये अभी ना प्राइवेट लेवल पे ना गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड की हैं। मतलब अगर आपने एक ब्रांड से मीडियम बाय किया, आपको बड़ा अच्छा फिट आया, आपने दूसरे ब्रांड से लोकली वो मीडियम बाय किया, वो आपको फिट नहीं आया, तो मुझे ये बताएं कि क्या दूसरे वाले ब्रांड का प्रॉब्लम है या नहीं? क्या आपको रिटर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट्स वन थिंग। क्या आपकी कंज्यूमर कोर्ट वो लेगी कि जी आप मीडियम आपने बाय किया था, ये आपको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा फिट आ गया, फिटिंग में ज़्यादा चला गया, तो क्या वो आपको कैटर करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल देखें तो वो दो मीडियम अगर डिफरेंट होते हैं ना, तो ये उस ब्रांड का इशू है, ऑब्वियसली। बिल्कुल, उसने स्टैंडर्ड सेट पे नहीं रखा। इवन यू कैन सू दैम कि जी मैंने आपसे मीडियम बाय किया है, तो मुझे जब दूसरे ब्रांड का या सारे मीडियम्स आ रहे हैं पूरे, आपका मीडियम क्यों नहीं आया? उसको वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में काउंट करते हैं। तो मैंने ये आपको बड़ा बारीक लेवल पे ना अंदर जाके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम छोटा सा बताया है, और ये आप लोकली इसको कंपेयर कर लें। अच्छा, इसके अलावा और क्या हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है ई कॉमर्स को अप करने में? क्योंकि मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अब ई कॉमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड्स की ले रहे हैं या उनके साथ जिस तरह आपकी कंपनी है वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी अवेयरनेस कम है।
बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स खोल लिए हैं अब ई कॉमर्स को सिखाने के लिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स से पैसा इतना वो कमा नहीं रहे जितना ई कॉमर्स सिखाने में पैसा कमा रहे हैं। यस एग्जैक्टली। इस पे कैलिफोर्निया की स्टोरी याद आ जाती है मुझे कि वहाँ जब 1800 में, माइट बी 1800 में रॉन्ग हूँ, लेकिन 18 और 1800 की स्टोरी है कि वहाँ जो है ना वो सोना निकला है बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये रियल स्टोरी है। अच्छा। तो वहाँ सोना निकालने वाले इतने लोग आ गए, रश पड़ गया, किसी को कुछ मिल नहीं रहा था। हाँ। तो एक सियाना था, उसने क्या किया, उसने वहाँ जो है ना वो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ना सोना को निकालने के लिए, वो बेलचे और ये वो लगा लिए। एंड ही मेड मोर देन दैट मनी। कलेक्टिवली जो वहाँ लोग थे वो जितने पैसे बनाते थे वो डेली उनसे ज़्यादा सोना निकालने वालों को वो चीज़ें बेच के चला तो जाता था। यही कर रहे हैं। तो यहाँ यही ई कॉमर्स बेच रहे हैं। वो ई कॉमर्स बेच रहे हैं। ई कॉमर्स पे कुछ बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, लेकिन ई कॉमर्स बेच रहे हैं। देखिए वो डिमांड है ना, लोग कह रहे हैं। अब अभी तक एवरी डे पीपल रीच आउट टू अस कि जी आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। तो हम उन्हें एक एग्जांपल देते हैं कि फ्रॉम 9 years हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं हैंड्स ऑन द ब्रांड्स, रियल टाइम सिनेरियोज पे। और हमें तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं एक असिस्टेंट लेवल के बंदे को ट्रेन करने में हमें लगते हैं। और जो हम मल्टीनेशनल कंपनी है, वी आर थर्ड इन यूएस, थर्ड बिगेस्ट वन। आप कैसे 1 महीने के अंदर एक बच्चे को पूरा ई कॉमर्स सिखा देते हैं? दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो हमें पूछते हैं कि आप क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं? एक हमारे भाई हैं, वो तो 3 महीने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं। आपने किधर इतना टाइम वेस्ट किया है अपनी डिग्री लेने में? देखिए अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो बिकती है। हाँ। तो यही वो सोने वाली और वो ये एग्जांपल है उनकी। कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे ये चीज़ आपसे जाननी है कि आपकी कंपनी जो है उसमें किस तरीके से हायरिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या है, किस बेस पे आप लोग जो है ना वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं और फिर उनको ट्रेन कैसे कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नजम ने सवाल पूछा था कि क्या क्राइटेरिया है आपका लोगों को लेने का, उनको अपने ऑफिस में जॉब लेने का, और फिर उनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है। तो उसी की तरफ मैं आऊँगी कि जिस तरह होता है कि यंग लोग बहुत यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि वो मेहनत करें, आगे बढ़ें और इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करें, तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को लें और फिर उनके आगे क्या प्रोसीजर होता है? देखिए 2015 में ये सफ़र का आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान में उस टाइम ई कॉमर्स पे कोई बात भी नहीं करता था। दैट वाज द फर्स्ट इशू वी फेस्ड के हायरिंग कैसे करनी है, इस फील्ड में तो लोग ही नहीं। वी केम अप विद द आइडिया कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करें और फिर हमें डिज़ाइन ये करना था कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन्हें हायर करने का, वेदर दे हैव टू स्पीक वेल, और या उनको बड़ा अच्छा राइटिंग स्किल होना चाहिए, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्किल्स होना चाहिए। तो वी केम अप विद एन आइडिया कि एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, कि दे कैन कंपेयर नंबर्स, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो उसके लिए फिर हायरिंग इंटरव्यूज़ में, फर्स्ट इंटरव्यूज़ में मेरा रिकॉर्ड है 700+ इंटरव्यूज़ आई डिड विद HR। फिर उसके बाद आई मूव्ड ऑन, फिर HR इंटरव्यू करता रहा। तो उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते थे कि दैट्स अ फनी क्वेश्चन। वो होता था कि 2 + 2 = तो वो कहते थे 4। तो हम कहते थे आप ये बताओ कि 2 + 2 शुड बी, हाउ इट कैन बी 5, क्योंकि बिजनेस में तो 2 + 2 5 होता है, और वो एक कहाँ से आएगा? एंड दे आस्क्ड व्हाई, हाउ इट्स कैन पॉसिबल। तो हम उन्हें कुछ शीट्स पकड़ा देते थे कि ये लुक एट द डेटा, इट्स वेरी इजी डेटा, कि ये यूनिट इतना सेल हो रहा है, ये यूनिट इतना सेल हो रहा है, कंपटीशन इतना सेल कर रहा है, हम इतना सेल कर रहे हैं, ये हमारे बजट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक वेयर वी आर लैकिंग। तो स्मार्ट किड्स होते थे, बिल्कुल फ्रेश, एंड दे केम अप एन आइडिया, अच्छा देखें हमारा जो कंपटीशन है ये तो मैन्युफैक्चरिंग $3 की करवा रहा है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग $5 की है, इसलिए हमारे मार्जिन्स नीचे हैं। तो हम अपना मैन्युफैक्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा उनसे होता था कि मैन्युफैक्चर चेंज करेंगे तो आपकी तो सप्लाई चेन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो हम लैग करेंगे। तो वो कहते थे नहीं, हम उस मैन्युफैक्चर से एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हैं और फिर स्विच कर लेंगे, एक ट्रांजिशन पीरियड ले लेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन आई से, यू आर हायर्ड, यू आर इन, बिकॉज यू नो द ड्रिल, कि आप एनालिटिकली आगे सोचना शुरू कर चुके हैं। तो दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। यही इस सोल्यूशन ओरिएंटेशन, यस, आप इसको ओरिएंटेशन में लेके जाते हैं। और जो अभी ई कॉमर्स में लोग आ रहे हैं उनसे मैं यही एडवाइस उनको करता हूँ कि आप अपना एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव करें। आप जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ये बताएं कि वो किन किन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे और लैक कर रहे हैं, एंड हाउ दे मेक मोर मनी। ओके,
लोगों को आपने ये समझाना है कि एक बच्चा जो फ्रेश ग्रेजुएट निकला है, आपकी कंपनी में ऑब्वियसली पोजीशन होगी तो वो हायर होगा, लेकिन वो अपनी बेस पे विद अ वेरी मिनिमल अमाउंट, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो इन कैसे हो सकते हैं, क्या गेटवे है? देखिए, जो मैं अभी चीज़ बताने लगा हूँ, पहले एक यूट्यूब इंटरव्यू में मैंने बताई थी और फिर उसके बाद काफ़ी बैश भी हुआ कि ये क्या आपने कह दिया जी। अमेज़न का अपना प्रोग्राम है एक। अमेज़न इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। उनकी एज अलोन $11 ट्रिलियन की कंट्रीब्यूशन है इनटू ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड। अमेज़न का एक अपना प्लेटफॉर्म है, अमेज़न नेटवर्क पार्टनर। तो वहाँ आप जाएं, फ्रीली सब्सक्राइब करें, वहाँ फ्रीली कोर्सेज पढ़ें और वो सर्टिफाई भी करते हैं आपको। क्या बात है। सो विद इन 180 मिनट्स आप सारा कोर्स रीड आउट करेंगे एंड 60 मिनट्स का वो सर्टिफिकेशन है, यू डिड दैट सर्टिफिकेशन, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में ईमेल में भेज देंगे और उस पोर्टल पे ऊपर भी है। फ्री वेबिनार्स अमेज़न दे रहा है, आप जाके ले लें। तो दैट्स द एंट्री पॉइंट। आपको इंट्रोडक्शन से लेके सैलर यूनिवर्सिटी उनकी प्रॉपर पूरी, और उसमें से वो आपको फ्री सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं और नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप अकेले बैठ के सीख सकते हैं या नहीं। असल में हमारा बच्चा तो शुरू से जब स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, यूनिवर्सिटी में गया है, तो उसने ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ा है, ठीक है। उसने उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। ग्रुप स्टडी के नाम पे क्या क्या पढ़ा है? यस। तो यहाँ जो है हमारा शौक पढ़ने का थोड़ा कम है, डर का ज़्यादा है। तो डर ये होता है कि जब हम किसी को 2 लाख पकड़ा देते हैं ना कि जी आप मुझे कोर्स कराओ, तो डर ये होता है 2 लाख ज़ाया ना हो जाए, अब्बा जी ने पूछना है। तो वो उस डर से फिर अमेज़न सीखता है। तो इससे बेटर है कि आप फ्री वो कोर्सेज लें और फिर उसके बाद जब आप उसको बेसिक समझ जाएं, फिर बहुत सारे अच्छे पाकिस्तान में ट्रेनर्स भी हैं, फिर उनसे आप क्वेश्चन करें, आर्गूमेंट करें कि जी आप ये वाली में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, हाउ यू गोना चार्ज, हाउ यू गोना एंड अप, मैंने ये बेसिक कोर्स कर लिया है। तो वो आपको अच्छे से ट्रीट भी करेंगे और फिर आपको वो समझ भी आएगा ना, फिर आप बिगनर लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि हम लोग एक बच्चे को ट्रेन करने के लिए 7-8 महीने लगाते हैं, और जैसा नज़म ने बात की कि लोग तो 1 महीने के अंदर ही ट्रेन करके भेज रहे हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से ट्रेन है। तो आप लोगों का प्रोसीजर उनसे कैसे डिफरेंट है? देखिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है कि आप उनको केस सिनेरियोज देते हैं कि आप ये चेक करें कि ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड की जो एडवर्टाइजमेंट बजट है शुड नॉट बी मोर देन 20%, लेकिन हम स्पेंड कर रहे हैं 32%, लेकिन उसका ये ROI नहीं आ रहा। यू जस्ट गो एंड फिगर दिस आउट कि हाउ इट्स नॉट हैपनिंग। तो वो डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करते हैं, देन सम हाउ दे फिगर आउट कि 12% कैसे हमने रिड्यूस करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो उनके फिर सीनियर्स होते हैं, दे लेट देम डू कि ये लें, एक पूरे का पूरा टाइमलाइन प्लान है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम इस तरह रिड्यूस करेंगे, एंड देन दे गेट टू नो कि ये इसकी जर्नी है। देखिए, कोर्स इंट्रोडक्शन तो वो तो मंथ में करवाया जा सकता है, लेकिन जर्नी के लिए तो टाइम चाहिए होता है। ये दैट्स द जर्नी, ई कॉमर्स इज अ जर्नी। तो आप जर्नी के गो थ्रू जाएंगे तो देन यू विल लर्न। अच्छा, हमारी ओवरऑल अगर इसको थोड़ा सा बड़े स्पेक्ट्रम पे करते हैं, ऑब्वियसली यू आर इनटू बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपकी डीलिंग है, पाकिस्तान का सिनेरियो आप देख रहे हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर आप ऑपरेशन की तरफ नहीं आ रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को कितना वक्त लगेगा समझने के लिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे अप हो जाएं? हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये टर्म पिछले खान साहब के टेन्योर में बहुत सुनी गई, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये कब तक होगी ताकि हमारी इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट मिल सके, कहीं पर जाके हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा सांस आए, टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, टैक्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ एग्जांपल। इस तरीके से क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिल्कुल उसी तरह ही बिजनेस हो रहा है जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो रिपोर्टेड नहीं है। जब आपको कंप्लाइंसेस इशू आएंगे, लीगलिटीज इश्यूज आएंगे, रेगुलेटरी इश्यूज आएंगे, तो वन वे अनदर सिंगापुर से कंपनी रजिस्टर करके भी आप जो है वो एंटर हो जाएंगे इंटरनेशनल, और आप अपनी डॉलर्स अमाउंट वहाँ लेके आएंगे, और वहाँ से बड़े बेयर मिनिमम आप जो पैसे हैं वो शायद हो सकता है कि ये ट्रैवल करके वहाँ से बैग में डाल के लेके आते हैं, और वो आपका रिपोर्टेड भी नहीं है। तो इसको टाइम फ्रेम कोई कहा तो नहीं जा सकता कितना लगेगा, लेकिन आई ऑलवेज से इज मोर देन 5 years ये खुद अपना रास्ता बनाएगा। क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ एक डायलेमा ये भी है कि हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होती है। कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम रिएक्टिव उसके मेजरमेंट्स लेते हैं और पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस सही नहीं होती, यस, रेगुलेशंस डिजाइन करते हैं, लेकिन हमेशा प्रोएक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑलवेज वर्क्स ऑन अ प्रोएक्टिव साइड। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बैन करती है
ठीक है, उसके लिए वे अराउंड नहीं निकालते। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही अभी जो है वो चल रहा है। अभी पिछले दिनों एक फेक न्यूज़ थी कि जी 43,000 अमेज़न सेलर अकाउंट्स हैज़ बीन बैंड, और उसमें एक पाकिस्तान का स्पेसिफिक इलाका है जो जिसको बैन किया गया है। तो वो जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा जाए इज़ दैट पॉसिबल, कि ये हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। अमेज़न से, ई-कॉमर्स साइट से ऐसी कोई न्यूज़ ब्रेक थ्रू ही नहीं हुई, किसी ने वेरीफाई नहीं की। वो पाकिस्तान में एक न्यूज़ चली, बहुत सारे चैनल्स ने वो स्पेकुलेशंस पे चलना शुरू हो गई, वो नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। इवन फिर अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद कहना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने किया ही नहीं है वो। लेकिन यहाँ लोग सच मान रहे थे, रोज़ रोज़ हमें रीच आउट कर रहे थे। तो इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम, लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट है वो इज़ देयर। आप मच मोर गुड वे में कर सकते हैं, इजी वे में आप वहाँ कर सकते हैं, और इट्स मोर स्टेबिलिटी देयर। तो हमें कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो हम उसी वहाँ की जो चीज़ें उनको नकल क्यों नहीं कर लेते अपने लोगों को ईज़ देने के लिए कि वो यहाँ पे बिजनेस करना शुरू करें? कॉपीज़ तो यहाँ बनती हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ये उसकी फर्स्ट कॉपी है, ये उसकी सेकंड कॉपी है, ये उसकी थर्ड कॉपी है। तो कॉपीज़ तो हम यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। हम रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं। इसकी एग्जांपल है, एक ब्रांड उसने कोई टॉवल्स की प्रोडक्ट्स बनवानी थी। बैम्बू टॉवल होता है एक, इट्स वेरी फेमस टर्किश प्रोडक्ट है, डोमिनेटेड इन टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या, कैन यू मैन्युफैक्चर? मैंने कहा जी मैं चेक कर लेता हूँ फैसलाबाद। वेंट टू द टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। मैंने कहा जी बैम्बू। उन्होंने कहा ये तो हमने 10 साल पहले रिसर्च करके फिजिबिलिटी बनाई थी। मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे। वेंट इनटू देयर R&D सेक्टर, तो मुझे पता चला ये प्राइवेट किसी 6-7 मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये उन्होंने सेक्टर डेवलप किया हुआ है, एंड वो मल्टीनेशनल लेवल का वो सेटअप है, और उसके अंदर काम हो रहा है। उन्हें मैंने पूछा कि आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करते हैं इसमें आपका प्रोसेस क्या है? तो यहाँ आके मैं थोड़ा शॉक हुआ। प्रोसेस ये है, वो कहते हैं जी किसी ने प्रोडक्ट बनवानी होती है किसी मैन्युफैक्चरर ने, तो वो वहाँ ऑर्डर करता है और वहाँ से वो पीस ला के हमें देता है। ये मशीन्स हैं उसको रिवर्स इंजीनियर करती हैं, और हमें पता चलता है इसमें कौन से थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर हम उसका फार्मूला बिल्कुल एज इट इज़ बनाते हैं और बना के दे देते हैं। तो मैंने कहा ये फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपकी ये लैब्स नहीं है, आप तो उसको कॉपी कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट। सर ये भी तो रिसर्च ही है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका प्रोसेस जो है वो समझना और निकालना। ऑब्वियसली इन वाली बात कि नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत है। अब क्लाइमेक्स आगे आ रहा है, मैं तो बात कंटिन्यू करना। मैंने कहा जी मैं भी आपको एक आइटम जो है उस ब्रांड की दूंगा, बट वो इसके अंदर ये वाले जो थ्रेड्स हैं, ये चीज़ें कुछ जो है वो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो वो उसमें कुछ ऐसे लिक्विड्स ऐड करना चाह रहे थे जिससे जो है जर्म्स खुद ब खुद किल हों। और वो प्रोडक्ट जो है वो टॉवल रिलेटेड टू पेट कैटेगरी था, डॉग्स का टॉवल था, ठीक है, ताकि वो डॉग्स के जो जर्म्स हैं उनको वो जब टॉवल के साथ खुश करें तो वो जर्म्स किल कर दे। तो इट वाज वेरी इजी, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो आप फिर हमें कोई प्रोडक्ट ला के दें जिसमें ये यूज़ हुए हों। तो जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो USP ये यहाँ ऐड नहीं हो पाती, नीश ऐड नहीं हो पाती। दैट्स द रियल प्रॉब्लम इज। ठीक है, एग्री। यस, और ब्रांड्स कम्स विद द न्यू फीचर्स, न्यू थिंग्स, और हम ह्यूमन बीइंग है, हमें बीइंग बायर न्यू प्रोडक्ट न्यू फीचर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान हूँ और बड़ा परेशान भी कि हमारे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स फिर भी किसी न किसी लेवल पे बन रहे होंगे। हम लोग कुछ दिनों पहले भी अपने प्रोग्राम में एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ का कोई भी एक अच्छा परफ्यूम नहीं है पूरे पाकिस्तान का। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस कॉपी कर रहे हैं। हमारे जो अपने ब्रांड्स हैं जो परफ्यूम सेल कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी की इम्प्रेशन ही कर रहे हैं, किसी बड़े ब्रांड की, लेकिन हम लोग अपना परफ्यूम तक नहीं बना पा रहे और उसमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। अब उसके बरक्स कई यहाँ पर लोकल ऐसे लोग हैं जिन्होंने इम्प्रेशंस बाहर से ऑयल इंपोर्ट करके उसको बनाना शुरू किए हैं और वो उन ब्रांड से अच्छी बना रहे हैं चीज़ें, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी ना ज़ीरो है। चले इस पे मैं आपको आर्गुमेंट एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर उसके बाद आपका जवाब लेता हूँ। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नजम ने ही सवाल पूछा था परफ्यूम से रिलेटेड कि यहाँ पे कॉपीज़ तो बन जाती हैं, लेकिन हम लोग क्यों अभी तक अपनी चीज़ें नहीं बना सके, बल्कि लोगों की चीज़ें ही उठा उठा के कॉपी कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताएं।
देखिए इस पे एक आर्गूमेंट मैं इनको आपको देने जा रहा था, वो ये था कि आप जब कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, यूज़ करते हैं, तो क्या वो आइटम जब बना था तो वो हमारा वेदर फ्रेंडली था? नहीं। क्या वो इतने ह्यूमिड के लिए बना exactly. था? नहीं। क्या इस पे कोई रिसर्च हुई है? नहीं। हम लेते हैं और स्पेशली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, पफिंग, सारा कुछ जब आप लेते हैं तो वो क्या हमारे एनवायरनमेंट के फ्रेंडली था? नहीं था। फिर आपको वो जब प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर आपको एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा जब जी मैंने ये प्रोडक्ट लगा ली तो फिर मुझे तो फिर एयर कंडीशन में रहना, फिर मुझे बाहर नहीं निकलना, तो हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसी तरह परफ्यूम्स के साथ भी है, जब हम उसकी डिटो कॉपीज बना रहे हैं तो वो क्या हमारे ह्यूमिड के लिए बनी हुई हैं? नहीं। आप देखें ऊद एक बड़ी अच्छी परफ्यूम है इन मिडिल ईस्ट, एंड वो ज़्यादातर यूएस या यूरोप में यूज़ नहीं की जाती क्योंकि वो वहाँ के लिए बनी नहीं है। वो इतनी तेज़ परफ्यूम है, वो इतनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि वहाँ के वो डेजर्ट इन्वायरमेंट के लिए बनी है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी के लिए, पसीना ज़्यादा आने के लिए, कि वो लॉन्ग लास्टिंग आपको लॉन्ग लास्टिंग हो। हमारे इन्वायरमेंट की बेस पे आप प्रोडक्ट्स देखने की लेकिन सर लेकिन ना अब आप उनकी इनोवेशन चेक करें ना, यही तो गेम है। जो गोरे का माइंड है ना, वो हम लोग उसको कॉपी ना कर पा रहे हैं, ना उस तक पहुंच पा रहे हैं। आपने ऊद की एग्जांपल दी ना, पूरी दुनिया में ऊद जो है वो चलता है, लेकिन ऊद हम लोग यूज़ करते हैं या अरब यूज़ कर रहा है तो वो कर रहा है ऑयल उसका यूज़, ठीक है, अतर फॉर्म में यूज़ कर रहा है। आपको पता है कि ऊद फर्स्ट टाइम जब परफ्यूम फॉर्म में किया गया ना इसको, तो वो भी टॉम फोर्ड ने किया था पेरिस में। Good. और उसके बाद से लोगों को ये पता लगा कि अच्छा ये भी अब जो है ना वो परफ्यूमरी में आना चाहिए। फिर उसके बाद जितने आपके टॉप नॉच ब्रांड है उन सब ने ऊद की कलेक्शन निकालना शुरू कर दी। क्यों निकाली? उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट को देखते हुए बीच में डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर दिए, ट्रांजिट किया उसको, बिल्कुल। लेकिन ये उनका दिमाग था तो उन्होंने किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर वही ऊद होती ना, उसको अपने हिसाब से करना होता तो हम सिर्फ ऊद ही करते हैं या बीच में अल्कोहल डाल देते हैं, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स को भूल जाते हैं। सर हम चंबेली में कितनी सारी जो है इनोवेशन ले गए, हमारे पास एक दो फूल है, लेकिन एक्चुअली हमारे जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो रिसर्च है परफ्यूम्स पे या किसी प्रोडक्ट पे वो नहीं की जाती। मैन्युफैक्चरर्स जो है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स नहीं है, ऐसे आइडियाज़ उनके पास नहीं है कि वो उसको रिसर्च कर सकें। ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में आप ले लें तो वो दैट्स अ बिगर लैग, इतनी बड़ी मार्केट है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं हमारे पास बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट, तो मैं उन्हें कहता हूँ इससे बेस्ट सेक्टर नहीं है, इसकी ROI आई कैन गारंटी यू मोर देन 300% है। ठीक है, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लें जो हमारे एनवायरनमेंट से हाँ, जो मिडिल लेवल लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें। अगर आपको वो BB क्रीम है तो अगर आपको 300-400 में मिल रही है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो व्हाई नॉट। लेकिन मैं आपको ये टिप दूंगी कि 300-400 के आप बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि लोगों ने उस पर कभी एतबार ही नहीं करना कि ये असल है या ये नकल है। ये भी एक मसला है। सर लास्ट मोमेंट आपने हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको ये समझाना है कि ई-कॉमर्स जो है ना उसकी तरफ आ जाएं, ठीक है, तो सेफ रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ना आपको एक बंद साइड पे नहीं रखेगी, बल्कि आपके लिए दुनिया खोलेगी और आप अपने ही कमरे में बैठ के बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मैं जो ई-कॉमर्स पे टिप्स आपको दूंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कन्वर्ट योर पैशन इनटू द प्रोडक्ट एंड देन लॉन्च दैट प्रोडक्ट। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वो पैशन उस प्रोडक्ट में होगा, आपका प्यार उस प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे। डोंट स्टार्ट अल्टीमेटली इस पे नहीं स्टार्ट करना कि मैंने इसमें पैसे ही बनाने हैं। यू गो विद द ब्रांडिंग साइड कि आपकी प्रोडक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रीमियम लेवल की होनी चाहिए और उसमें इतना ज़्यादा पैशन होना चाहिए आपका कि आप उसके ऊपर डेली रीड कर रहे हो आर्टिकल्स, उस प्रोडक्ट पे आपकी कोई बात ना कर सके, उस कैटेगरी में आपका नॉलेज होना चाहिए। यही हम लैग कर रहे हैं पाकिस्तान में ना, कि हम सिर्फ ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं बिकॉज दैट्स द लास्ट बोट ऑन द आइलैंड। अगर हमसे ये मिस होगी तो हम इस आइलैंड पे अकेले रह जाएंगे, हम पैसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा अच्छी कोशिश ये है कि अपनी पैशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। मोर देन 100 ब्रांड्स वेयर आई वर्कड, वो ज़्यादातर जो लोग थे जो गोरे थे उन्होंने अपनी पैशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। इसकी एग्जांपल है एक गार्डनिंग की प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपकी बारबेक्यू प्रोडक्ट है, तो कोई अगर अपनी पार्टीज़ में अच्छा स्टेक बनाता था तो उसने कहा स्टेक के लिए मैं जो है वो ये एक वाला स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करता हूँ और ये मैं मैन्युफैक्चर करवाऊँगा चाइना से या कहीं से, और उसने उस पैशन को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट किया तो वो प्रोडक्ट बिकम्स अ ब्रांड और वो उसकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लाता चला गया एंड दैट्स ब्रांड्स हाउ स्टार्टेड।
क्या तो बात आप अपना पैशन देखें कौन सा, अगर आपको इंटीरियर अच्छा लगता है तो आप इंटीरियर की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो देखें और फिर ये देखें कि इनको कैसे मैं रीडेकोरेट कर सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट अ स्मॉल स्टोर ऑन शॉपिफाई वेयर एवर यू वांट टू डू इट, तो लोकली आप सेल करना शुरू करें। वंडरफुल जी, थैंक यू सो Welcome. मच आपके वक्त का। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने पूछनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हम नहीं पूछ सके। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी आप हमारे सेट पे आएँ और हम वो सारी बातें पूछें। अच्छा नजम, अगर कोई प्रोडक्ट निकालेगा तो वो दो चीज़ें होंगी, या तो वो परफ्यूम होगा या फिर वो कोई ट्रैवलिंग टाइप कोई चीज़ होगी जो आपको हेल्प कर सकेगी ट्रैवल में, क्योंकि यही दोनों चीज़ें जो है नजम हर वक्त देख रहा होता है और यही इसका पैशन है। नहीं, मैं जो है ना वो कपड़ों का ब्रांड भी लॉन्च कर सकता हूँ। हाँ, कपड़ों का भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन तो परफ्यूम, हाँ, परफ्यूम और ट्रैवलिंग बहुत नजम को पसंद है। तो अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि नजम आप कहाँ गए हुए थे इस वीकेंड पे? इस वीकेंड पे था पंचपीर रॉक्स। इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहाँ का एनवायरनमेंट भी बड़ा क्लीन, साफ़ सुथरा, और अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो उसको गंदा नहीं करना। हाइक है, ठीक है, और हाइकिंग के शौकीन हजरात के लिए बेस्ट एस्केप है इस्लामाबाद से। क्या बात है, बिल्कुल जी। और जिस तरह नजम ने कहा कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक छोटा सा शॉपर अपने साथ रख लें और जो भी चीज़ें आप खाएं वो उसी में डाल के वापस ले आएँ, ताकि इस तरह की जो प्यारी प्यारी खूबसूरत सी पाकिस्तान की जगह वो उसी तरह खूबसूरत है। तो जी देखिए ये पैकेज के नजम कहाँ गए हुए थे और फिर हम लोग भी प्लान करेंगे कि हम वहाँ जाएँ। खुशामदीद पाकिस्तान, तो सफर है हमारा पंचपीर रॉक्स का। पंचपीर रॉक्स इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट कहोटा में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां का दिलकश नज़ारा इंसान को एक सुकून की कैफियत देता है। इस्लामाबाद से पंचपीर की जानिब 3 रास्ते जाते हैं। पहला इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करते हुए लहदरार रोड, वहां से कोटली सतियां और फिर कोटली सतियां रोड आपको पंचपीर दिया जाती है। ये वो मकाम है जहां तक आप गाड़ी अपनी सवारी लेकर जा सकते हैं। दनोई हिल टॉप से चंद कदम पहले ही आपके रास्ते में आता है दनोई रेस्ट हाउस। यहाँ पर रुकना तो नहीं था, लेकिन गुजरते गुजरते इतनी खूबसूरत ये जगह लगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग एक जगह से वाकिफ़ हैं जिसका नाम है नीला सांद। वो बिल्कुल मेरे यहाँ पर वाक़ है, और यहाँ पर बैठे हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन खुदा से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं। क्या खूबसूरत ऐसी क्रिएशन कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक तो पानी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर बैठ के ये महसूस किया जा सकता है जब आप नेचर से इतना कनेक्ट होते हैं। आप लोग इस खूबसूरत इलाके को देख रहे हैं। हम लोग कोटली सतियाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे हैं और नीला सांद के एरिया में हैं, और यहाँ पर ये खूबसूरत चीड़ के दरख्त हैं और सनलाइट पड़ रही है, और जिस किस्म की कटिंग है और जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो बयान नहीं की जा सकती। तो कुछ यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन हमारा जो स्पॉट है वो है पंचपीर रॉक्स, तो वहाँ पर हमने चलना है। तब तक के लिए कुछ देर के लिए तो रुक ही सकते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमने पहुंचना तो पंचपीर रॉक्स है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में इतने खूबसूरत जगह आ रही है, और सुबह हम लोग जल्दी निकले थे तो नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता ज़रूर होना चाहिए था। और मज़े की बात ये, वहाँ पर भी मैंने पानी की आवाज़ का जिक्र किया था। ये आवाज़ का जो रिदम है ये भी बहुत खूबसूरत है। हमारा सफ़र इतना तवील ना था, मगर वो कहते हैं ना कि जब दिलकश और हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं तो फिर वहां से आगे जाने का दिल नहीं करता। इसलिए आपको मशवरा देता हूं कि आराम से तहम्मुल के साथ एंजॉय करते हुए जाएं और इस सफर का खूब लुत्फ लें।
ये जो रोड जा रही है, ये रोड जा रही है प्रिंडला, एक देहात है आगे, उस देहात को जा रहे हैं। यहाँ से पंचपीर रॉक का जो ट्रैक है वो अलग हो जाता है। इस वक्त हम लोग दनोई हिल टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी पॉइंट है जहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां आ सकती हैं। इससे आगे जिस ट्रैक पर मैं मौजूद हूं, यहां से 30 मिनट का ट्रैक है जो आपको बिल्कुल पंचपीर रॉक के एंड पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है पैदल, जो हुकूमत की तरफ से रास्ता बता दिया गया है और जो आपको गूगल मैप पे भी नज़र आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ है लहतरार रोड से, जो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग कहोटा वाली साइड से जाते हैं तो अब वहाँ पर जाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिनके शिनाख्ती कार्ड पे वहाँ का मकामी एड्रेस है वो लोग सिर्फ जा सकते हैं। उससे आगे अब सिर्फ और सिर्फ पैदल सफ़र है। और ये भी सुनने में आया कि ऊपर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो हमने खाने का सामान काफ़ी इकट्ठा कर लिया। तो आए चलते हैं। एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चलते चलते सांस तो चढ़ गया, और यहाँ पर जो भी आ रहा है वो अपने साथ पानी की बोतलें और कुछ खाने को लेकर आए ना आए, लेकिन पानी की बोतलें लाजमी लेकर आए, ये बहुत ज़रूरी है। वो ठंडी हवा जो आपके चेहरे से टकराती है तो महसूस होता है जैसे ये दरख्त, ये पहाड़ और ये माहौल आपसे कुछ कहना चाहते हों। हेलो एवरीवन, फाइनली वी आर एट पंचपीर रॉक्स। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वहां से लेके वो उस एंड तक आप लोग देख सकते हैं कि ये है पंचपीर रॉक्स, और इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ से देख के ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी दुनिया को यूं अपनी जो है वो कहते हैं ना कि बाहों में लेना, वो वाला सीन है यहाँ पर। तो ये पंचपीर, ये पंजाबी का वर्ड है, पंच पांच और पीर पीर। हमारा खित्ता जो है वो बड़ा सूफिया कराम से जुड़ा हुआ भी है। तो पंचपीर यहाँ पर कहा जाता है कि पंचपीर जो हैं वो 5 सूफिया कराम थे। वो आ रहे थे, उनका पड़ाव हुआ वतन में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी। ये जगह जो है ये आती है तहसील कहोटा में, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। जी हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये फिर भी स्टिल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ये जगह आती है। और नड़ नामी ये गांव है जहां पर ये जगह मौजूद है। पंचपीर 5 सूफिया कराम यहाँ पर आए, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी, और यकीन माने उनका यहाँ से जाने को दिल नहीं किया होगा। उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला, यहाँ पर दीन की तबलीग शुरू की, और यहाँ पर फिर छोटे छोटे नीचे गाँव से हम होते हुए आए हैं, वो गाँव भी आबाद हुए। और यहाँ के लोकल थे जो हमसे मिले, उन्होंने हमें ये बात कही कि वहाँ पर एक पानी है, एक चश्मा है, जिस भी शख्स को बुखार हो या कोई बीमारी हो तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आप वहाँ पर आएँ, उनका पानी पिएं तो आप हासिल हो जाती है। बेशक शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उस पानी में शिफा है। लेकिन आपको वैसे मैं बताता चलूँ कि हम इस वक्त 1800 मीटर की आल्टीट्यूड पर मौजूद हैं, और बहुत ये ज़्यादा हाइट है। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो पहाड़ है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ सामने, यहाँ दाएं जानिब, बाएं जानिब, मेरे पीछे, हर जगह पर सॉलिड किस्म का रॉक है। कहा जाता है कि ये जो पत्थर है ना, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जब हमने मूवीज़ देखी हैं, जब हमने डिफरेंट शोज़ में देखा है, तो हमें ये देखने को मिला है कि वो पत्थर जो समंदर के किनारे होता है उसकी कटिंग कुछ इस किस्म की होती है। लेकिन ये कटिंग इतनी खूबसूरत है, अगर हम लोग वहाँ से टॉप से नज़ारा लें तो उस तरफ आपको एक दुनिया नज़र आती है जिसको गले लगाने का दिल करता है। और अगर हम इस तरफ नीचे देखें तो ये इतनी प्यारी ऐसी फील्ड बनी हुई नज़र आती है कि जैसे किसी ने हाथ से इस पत्थर को तराशा हो। लिटरली ये पत्थर इतना खूबसूरत लगता है कि जिस तरह किसी ने हाथ से इस पत्थर को तराशा हो। लेकिन तराशने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। और अल्लाह से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं। ये सॉलिड रॉक के
ऊपर ये चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, मुझसे बयान नहीं हो रहा। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की आपने कोशिश नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अपनी सेफ्टी जो है वो आपके अपने हाथ में ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करते हैं बैठने की। वेल डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से बैठ के वाह भाई मज़ा आ गया। इतनी जो हमने हाइक की है ना, उसके बाद ऐसा व्यू मिले तो आपका मन नहीं करता यहाँ से जाने का। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये नड़ गांव है, पंचपीर रॉक्स हैं। अब यहाँ पर ये सीन है कि कैंपिंग के लिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं, खुली इजाज़त है। 2020 में पंजाब हुकूमत की तरफ से इसको ऑफिशियली टूरिस्ट स्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। नीचे कोटली सतियाँ हैं, वहाँ पर भी जो है उसको टूरिस्ट स्पॉट दिया गया दर्जा, जिसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर हम एक जानिब अपने देखें तो अगर व्यू बिल्कुल क्लियर हो, अभी थोड़ी सी धुंध है, लेकिन कहा जाता है कि एक तरफ आपको मकड़ा पहाड़ी जो है वो, और दूसरी तरफ आपको आज़ाद कश्मीर, और फिर मकड़ा के साथ ही आपको कागान की पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिलों के बारे में यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो वेल, ये चीज़ है और इतना खूबसूरत मंजर है, मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। और ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खबर देता चलूँ कि ये जो एरिया है पंचपीर, यहाँ पर हुकूमत जिस तरह से गबीन जब्बा या सवात के अंदर पॉट्स लगाए गए हैं, रिहायशी कैंप्स का इंतज़ाम किया गया है मुस्तकिल बेसिस पे, उसी तरीके से ये पूरी रॉक पे हुकूमत की जानिब से प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर कैंपिंग की जाएगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं। वही बात है जो मैंने नीचे कही थी आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और गंद फेंक रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने साथ आप लोग जो लेकर आए हैं चीज़ें, कोई बॉटल है, कोई रैपर है, कुछ खाने का सामान है, वो वापस अगर ले जाएं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वेल, मेरा तो कुछ देर यहाँ पर बैठने का और एंजॉय करने का मूड है। तब तक के लिए आप लोग चलें वापस स्टूडियो में, मिलते हैं फिर एक और सफ़र के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। नजम का ये सेगमेंट देख के हम बड़े जेलस हो रहे हैं। हमेशा से वैसे तो इस तरह के सेगमेंट्स देख के हम होते रहते हैं जेलस, क्योंकि नजम जो है पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं और हमें दिखाते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हमारे करीब की जगह जो हैं वही हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हुई, और अगर हम पाकिस्तान को ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और लोगों को भी दिखाना शुरू कर दें कि पाकिस्तान माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, तो उनको पता लगेगा कि यहाँ पर आके देखने की बहुत सारी जगह हैं। और इसी से रिलेटेड आज के हमारे गेस्ट भी एक मौजूद हैं जो दो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है, और जब इस तरह की हार्डकोर स्पोर्ट्स हमारे जहन में आती हैं कि पहाड़ों से कोई बर्फ़ पे चलता हुआ नीचे आ रहा है और कोई जीप रैली में पार्ट प्ले कर रहा है, तो मर्दों का जहन में आता है कि हाँ ये स्पोर्ट्स जो हैं वो मर्द कर रहे होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि ख़वातीन स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और क्या कहना चाहिए, एक एक स्टेप करते करते गोल्ड मेडल तक पहुंच गई हैं, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। और फिर हम उनकी जब वीडियोस देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हमें भी वहां जाना चाहिए और ये सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी एक बार तो ऐसी ज़िंदगी में करके देखनी चाहिए। ऑब्वियसली, जिस तरीके से इंट्रो में हम लोग ने बताया कि आज कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले भी हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं और ख़ास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग इसमें इंडल्ज करते हैं। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, हम सबको उससे बड़ा प्यार है, जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा पाकिस्तान को उससे बहुत प्यार है। लेकिन उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन उस पर मैसिव लेवल पे काम होने की ज़रूरत है। जो भी शख्स उस पर काम कर रहा है, चाहे मर्द है चाहे औरत है,
वो लोग इंडिविजुअली उन पर काम कर रहे हैं और अपने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को इकट्ठा करके जमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है या एक ग्रुप बन जाता है और फिर वो ग्रुप जो है वो आगे लीड करके इस चीज़ को चलता है। लेकिन उनको सपोर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती। अगेन गिलगित बल्तिस्तान की बात आई तो गिलगित बल्तिस्तान हमारा इंतहाई खूबसूरत है। हमारे पास अगर माउंटेन रेंजेस की बात की जाए तो हिमालय है, कराकरम है, हिंदू कश है, इसके अलावा कश्मीर साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ पर एक अलग ही सीनरीज आपको मिलती हैं। मुझे यहाँ पर ना इमरान खान की एक बात याद आती है। जी जी। खान साहब कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में मैक्सिमम आपको 15 से 20 जो है वो सीनरीज देखने को मिलेंगी और उसके बाद नज़ारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन तब भी जब हम स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह क्या है कि डेवलपमेंट बहुत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कमाल का बनाया हुआ है कि वहाँ पर ये खूबसूरती बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है। एक्टिविटीज़ है ना जब वहाँ पे करने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा जब आप जाते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आप बोर नहीं हो रहे, एक के बाद एक चीज़ है करने के लिए। यस और इसी तरीके से जो अभी हम पंचपीर रॉक्स की ये वीडियो देख रहे थे तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि ब्यूटी बहुत कमाल की है। लेकिन उस पूरी जर्नी में भी हमने बताया कि कोई टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर नहीं जा रहे। हम लोग बिल्कुल अकेले थे उस जंगल में, वहाँ पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई टक शॉप नहीं थी। तो इस किस्म के जब स्पॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो वहाँ तक रोड एक्सेस जो है ना वो सबसे पहले होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हम लोगों ने यही चीज़ फेस की कि वहाँ पर भी एक वक्त तक रोड जाती है, उससे आगे रोड का तस्वुर ही नज़र नहीं आता। या आपको अगर 18 किलोमीटर का भी पैच है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। खैर ये तो होगी हमारी सारी टूरिज्म से रिलेटेड बातें, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट, फिर वुमेन इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स, आज हम उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। पहली गेस्ट जो है उन्होंने टीम यूसी से बैचलर किया है बिजनेस मैनेजमेंट में, उसके अलावा नेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल नेविगेटर हैं पाकिस्तान जीप रैलीज के हवाले से और साथ ही साथ K2 बेस कैंप एक्सपीडिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मायरा जब्बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। और इनके साथ दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, अंडर ग्रेजुएट अभी स्टूडेंट हैं, BS इंटरनेशनल रिलेशंस कर रही हैं, एथलीट हैं, बहुत सी गेम्स में पार्ट ले चुकी हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्नो स्कीइंग में, जो कि अब पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग जिक्र करें मालम जब्बा का, अगर हम लोग नलतर की बात करें, उसके अलावा अड़ंकेल की बात करें, तो इन तमाम जगहों पे ये स्पोर्ट्स शुरू हो गई हैं। लेकिन एक और मसला आ जाता है, अगेन वही डेवलपमेंट पे वापस बात चली जाएगी। सर्दियों में ये स्पोर्ट्स होती हैं और सर्दियों तक वहाँ की एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी हम इनसे पूछेंगे। और ये भी K2 बेस कैंप का एक्सपीडिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईशा रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक हो गया। तो मायरा, माशाल्लाह से वंडरफुल करियर, स्पोर्ट्स की तरफ रुझान ही कैसे बना जब एक बिजनेस स्टूडेंट थी, या बचपन से शौक था? बिजनेस स्टूडेंट तो अब बनी थी ना बचपन से ही। जी, मैं आर्मी एरिया में रहती थी तो वहाँ पे हम अस्करी वगैरह में रहते थे और मेरे बाबा भी फुटबॉलर थे, तो उनको देख देख के ये शौक चढ़ा और वो भी बिजनेसमैन भी हैं। तो मतलब आप अमीर बच्चों में से आती थी? ठीक है। तो है वहाँ से फिर देखते देखते लड़कों के साथ खेलना, फुटबॉल खेलना। मैंने स्टार्ट बास्केटबॉल से किया था, फिर मैंने क्रिकेट क्लब भी ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे स्कूल में, मैं सिटी स्कूल में थी, वहाँ पे हमारी मैम है, उन्होंने मुझे फुटबॉल टीम में डाला। अमीर बच्चों में आती थी, सिटी स्कूल में थी। तो वहाँ से मेरा ये करियर शुरू हुआ। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया, पोपो FC नाम का, 8 साल मैंने वहाँ पे खेले। मैं कैप्टन भी थी उधर उनकी तरफ से। मैंने नेशनली भी खेले हैं, नेशनल्स भी खेले हैं और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। और बस साथ साथ ये चीज़ें चलती रही हैं और क्लाइंबिंग कर रही हूँ 10 साल से एडवेंचर क्लब वालों के साथ। और फिर इस चीज़ को हम लोगों ने आगे लेके चला, तो हम लोगों ने फिर ऑल गर्ल्स K2 बेस कैंप एक्सपेडिशन प्लान किया। और ऑल गर्ल्स K2 बेस कैंप, अच्छा ये एक चीज़ तो है। हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का और बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लगता है बस ड्रीम थी खत्म हो गई, अब ऐसे आंख खुली है ना तो तो क्यों उसके बाद चोटियां हमारे पाकिस्तान में कम तो नहीं है? कम नहीं है, लेकिन सपोर्ट, आप अभी यही बात कर रहे थे, सपोर्ट भी होनी कैंप चाहिए। 1 तक जाने का प्लान बनाए? नहीं, हम पूरा जाने का प्लान बनाए। अच्छा, ये प्लान है वैसे कि क्लाइंबिंग में जो है ना K2 सर करना है? हाँ जी, क्लाइंबिंग तो क्योंकि हम रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग 10 साल से गए रहे हैं, तभी हमने इसको सोचा कि माउंटेनियरिंग की तरफ लेकर चलें। तो
छोटा स्टेप उठाया, क्योंकि K2 ट्रैक जो है वो सारी पीक्स में से सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है K2 ट्रैक। Okay. तो इसलिए हमने स्टार्ट ही यहाँ से लिया। ठीक है। तो ये क्यों स्टार्ट किया? जब सबसे डिफिकल्ट है तो किसी ने मशवरा नहीं दिया? लड़कियों को अक्सर इस तरह के मुफ्त मशवरे बहुत मिलते हैं कि आसान हमारे वाली चीज जो कर लो। क्लब के प्रेसिडेंट हैं, एडवेंचर क्लब के जो हमारे सर हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इस चीज़ में। तो उन्होंने ही हमें इस चीज़ का आइडिया दिया था, उन्होंने ही हमें ज़्यादा मोटिवेट किया कि यहाँ से स्टार्ट करो। कितने ग्रुप में मेंबर्स थे आप लोग? हमारा था 7 गर्ल्स का प्लान, लेकिन इस तरह एंड में होते होते बस 4 रह गई थी, तो यही उनमें से एक होता है। ईशा और मैं। यही होता है तो स्टार्ट बाकी तीन कहाँ के? घर से इजाजत लोगों भी से घर से स्टार्ट होता है। इजाज़त का भी मसला था, कोई और वो- पैसों का भी मसला था, बहुत सारे मसले थे, तो इस तरह होते होते बस 4 रह गई। ठीक हो गया। तो उन 4 के साथ आपके ट्रेनर थे मौजूद ऑब्वियसली, या कोई भी नहीं था? नहीं, एक गाइड होता है आपके साथ, जो हमें स्कर्दू से ही मिला था। वो पूरी टीम होती है, इस तरह पोर्टर्स वगैरह होते हैं, सब होते हैं। तो वो हमारे साथ 12 पोर्टर्स थे, जिनमें से किचन स्टाफ होता है और कुछ सामान उठाने वाला होता है, कुछ हमारा कैंप शैम्प लगाने वाला होता है। तो वो हमसे बहुत आगे आगे चल रहे होते हैं। ओके। तो वो वैसे ही उनको आदत होती है, वो बहुत फास्ट होते हैं, वो तो पहुंच जाते थे और बस बैठ के हमारा वेट कर रहे होते थे, हम बस आ रहे होते थे। तो किचन स्टाफ पहले पहुंच जाता है। आप दोनों कैंप साथ थे ना हाँ जी। इसमें? ओके, सो K2 इस एक्सपेडिशन में कहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, कहाँ तक जो है रोड एक्सेस होती है, उसके बाद से ये जर्नी कितनी घंटों की होती है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, K2 बेस कैंप पहले तो उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। K2 बेस कैंप तो फिर एक स्टेप बैक हम लोग आ जाते हैं, ट्रेनिंग क्या होती हाँ, है? अच्छा, training ट्रेनिंग ये है जो कि, लोग जाना चाहते हैं उनको जरा पाथवे आपने समझाना है। हम एक्चुअली जो हमारे सर हैं एडवेंचर क्लब के, उन्होंने हमें एक पूरा स्केड्यूल बना के दिया था 1 मंथ पहले, और उसमें हमारी डाइट थी, उसमें लाइक आपने फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, डेट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स और एनर्जेटिक चीज़ें खानी हैं। और उसके अलावा हमारा ये था इनिशियल से स्टार्ट करना था, क्योंकि बेसिक आपका काम है, आपने स्टेमिना बिल्डअप करना होता है और जब आप एक हाइट गेन करनी होती है। तो हमने स्टार्ट किया था लाइक हमने सिंपल, फर्स्ट डे हमारा स्टार्ट था सिंपल वॉक करनी है 1 किलोमीटर, बस इतना से स्टार्ट था। मगर वो आहिस्ता करते करते हमारे पास 1 मंथ था, हमने पहले नॉर्मल वॉक स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट डे हमने 2 किलोमीटर 320 तक हम उसको लेके गए, फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद हमने रुकसैक, हमारे रुकसैक थे, हम जो हमने चीज़ें लेके जानी थी अपने साथ, लाइक हमारे हाइकिंग शूज़, हमारे रुकसैक, वो हमने 1 मंथ पहले यूज़ करना शुरू करती थी। ओके, ताकि यूज टू हो जाए आप लोग उन जैसे, चीज़ों क्योंकि के। आपको आपके हाइकिंग जो शूज होते हैं वो आपको काफी बहुत हार्ड होते हैं, और तंग करते हैं। और हमने फिर उसके बाद वो हाइकिंग शूज पहन के रनिंग स्टार्ट की, फिर हमने रुकसैक पहन के रनिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद खैर मैं तो लाहौर में थी, ये कलर कहार मैं हम सारे डिफरेंट शहरों में थे। जो इस्लामाबाद के थे उन्होंने फिर ट्रेल 5 ये सब किया था, मगर अब जैसे मैं लाहौर थी तो मुझे सच कोई ट्रेल नहीं थी। फिर हमारा ये था कि हमने वाटर बोटल्स जो है वो फिल करके वो रुकसैक में डाल के फिर हमने रनिंग स्टार्ट की, वेट उठाने की प्रैक्टिस हमने उस पे की। फिर उसके बाद हम लोगों ने जिम, उसके बाद साइकिलिंग, ये, और हमने इसके चैलेंज बनाए थे, लाइक जैसे मैंने जैसे रनिंग का मेरा चैलेंज था कि मैंने 11 सेकंड्स में 100 मीटर जो है वो करना ही करना है। तो इस तरह हर चीज़ के चैलेंजेस हमने किए थे, और वो उस चीज़ में 1 मंथ गुजर गया और पता भी नहीं चला। और फिर हमारे था इक्विपमेंट हमने रेडी करना था सब कुछ, और वो फिर इवन कि लास्ट मोमेंट तक हम लोग एक रात पहले तक हम लोग इस्लामाबाद घूम रहे थे कि हमारा ये रह गया। तो इक्विपमेंट बहुत मैटर करती हैं, इक्विपमेंट बहुत डिफरेंट इक्विपमेंट थी। बेसिक इक्विपमेंट क्या होता है जो हर हाइकर के पास होना चाहिए? रक्सैक होना चाहिए आपके पास, शूज़ अच्छे वाले होने चाहिए, और पार्का जैकेट होनी चाहिए, और फ्लीस होनी चाहिए। शूज कौन से होने चाहिए? हाइकिंग शूज़, ट्रैकिंग शूज़ होते हैं, वो डिफरेंट इस तरह ब्रांड के होते हैं। मेरे पास वैंगो के थे, और इसके पास पता नहीं कौन, माउंटेन समथिंग कुछ। मुझे अच्छा, IFB में एक्चुअली आवाज आई है, ये दोनों चीजें जो है ये लंडे से मिलेंगी? अच्छा, ऐसा सीन हुआ था कि हमारे ना हमने ये चीजें ली थी, मगर आई डोंट नो आप लोग जानते, भाई वाजिद हैं, सिरबाज सर हैं, ये लोग पाकिस्तान के क्लाइंबर्स हैं। सिरबाज भाई बेसिकली रिकॉर्ड बना रहे हैं 14 पीक्स का पाकिस्तान पे। तो हम लोग उनसे भी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे थे और सारा पूछ रहे थे। तो जब हमारे जो फ्रेंड्स थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा भी एक रख लो लेके। अब हम लोग उन्होंने कहा कि लाइक लंडा वो लिटरली लंडा कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट होता है। हम लोग वहाँ गए, लाइक हमने एक एक्स्ट्रा वहाँ से लिए, हम लोग गए, और जब भाई वाजिद ने हमारी पैकिंग कराए थे स्कर्दू में, एंड आई डोंट नो वीडियो है कि नहीं,
उन्होंने वो और जूता ऐसे literally पकड़ के हाथ से किया खो तो दिया वो उन्होंने जूता, टूट गया था। लाइक कि ये तुम लोग का भी ट्रैक भी शुरू नहीं हुआ और ये लाइक तुम लोग का जूता टूट गया। तो इट्स गुड कि डू नॉट अप्रोच लिंडा, आप अच्छी चीज लो, अच्छी क्वालिटी की लो, क्योंकि अगर आपके पाँव ही नहीं इस काबिल रहेंगे चलने के तो आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें वो चीज़ भी तो आ जाती है ना जो उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां इस वजह से जा ही नहीं पाएंगी क्योंकि एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे। इसमें सबसे मेन बात ये है कि हाँ। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो शायद स्पॉन्सर्स मिलने में आसानी होती है अगर पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी लोगों को नॉलेज होता कि ये चीज़ क्या है, इसके फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है इससे, और वुमेन एम्पावरमेंट का क्या है। बट इस चीज़ का यहाँ पे लैक था तो शायद इस वजह से। अच्छा नजम, इन्होंने देखा आपने एक बात की कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जब आपके सामने आता है ना तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो उन्होंने वो पूरा 1 महीने का जर्नी बताया कि अलग अलग, हालांकि वो लोग मौजूद थे, या तो होता है ना कि आपके साथ मौजूद हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही हो तो उनकी बेस पे आप कर लेते हैं, लेकिन डेडिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग की, खाना पीना सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कितने दिन का आप लोगों ने स्टे किया, और फिर क्या जब वापस आ रहे थे, क्योंकि होता है ना अक्सर आप लोग इस तरह की हाइकिंग वाइकिंग में जाता है कि टूट रही होती है बॉडी जब वापस आ रहे होते हैं। ये भी एक तो स्टोरी है लड़कियों के लिए, हाँ लड़कियों के लिए ये मैं सुनना चाह रही हूँ स्टोरी। लड़कियों के लिए और भी ज्यादा लोग कहते हैं कि अच्छा अब तो इनसे चला ही नहीं जाए, वापसी पे तो इनसे चला ही नहीं जाएगा ना, ये बड़ी बात में सुनी। अच्छा, हम हम लोगों का प्लान ये था कि हमने गंडोगोरो ला से वापस आना है। ओके। तो वो बेसिकली एक 5000 मीटर का, 5600 मीटर का माउंटेन है। तो वहाँ से हम लोगों ने वापस आना था, लेकिन मौसम खराब हो गया था। तो वो ऐसा होता है कि 10 घंटे आपको लग जाते हैं उस माउंटेन में ना, तो वो रात को लेट आप निकलते हो ताकि सनराइज तक आप लोग जो है वहाँ पहुँच जाओ, और फिर व्यू भी बहुत अच्छा आता है ऊपर से। तो हमने पूरी प्लानिंग की हुई थी, तो हमारा मूड भी काफ़ी ऑफ हुआ क्योंकि वेदर की वजह से हम वहाँ से वापस आ नहीं सके। अच्छा, क्योंकि वहाँ से हमें 3 दिन लगने थे और यहाँ से जाते हुए हमें 8 दिन लगे थे। वो आपका दिल भी नहीं करता आप जिस रूट से आओ उसी से वापस जाओ, कुछ नया देखते हो यार, वो सब था। अच्छा मुझे ये बताएं मायरा कि एक्सपेंस कितना आया इस ओवरऑल सीन में पर पर्सन, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों की ये सारी गाइड वगैरह और पोर्टर्स वगैरह ये जो आपके साथ थे, उन पे भी ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर्स आप लोगों की तरफ से ही आए होंगे, तो वो क्या सीन था? इस तरह होता है कि हमें हमारा जो स्कर्दू टू K2 का था ना, वो हमारा था 250। तो हम लोगों ने यहाँ से अपना टिकट वगैरह खुद परचेज़ करके गए थे इस्लामाबाद से स्कर्दू का, और फिर वहाँ पे हम लोगों की वो एक अमाउंट सेट होती है जो हम कंपनी वालों को देते हैं। वो आगे उनका होता है कि वो अपने पोर्टर्स को किस तरह डील करें और वो सारा क्या वो करें। कितनी अमाउंट होती है? वो अब आगे डिफरेंट पोर्टर्स होते हैं तो उनको देते हैं। हमारी तरफ से पर पर्सन जो था वो 250 था। तो हम लोगों ने पोर्टर्स को सामान जो देना होता है वो 12 kg देना होता है, जिसमें हमारे कपड़े भी होते हैं और जिसमें हमारे जूते भी होते हैं और हमारे मैट्रेस भी होती है और किचन का स्लीपिंग बैग और ये सारा कुछ हमारा इसमें ही 12 ठीक है। kg मतलब में आप लोग जो सामान कैरी करके जाते हैं वो थोड़ा जो पोर्टर्स सामान होते हैं वो बाकी आप लोग ज्यादा लेकर जाते हैं, वो सारे सामान वो लेकर जाते हैं। 250 सिर्फ और सिर्फ पोर्टर्स का और किचन स्टाफ के लिए ही लगा? टेंट वगैरह वो सब कुछ, खाना टेंट पर पर्सन 250 है ना उसका। तो हम लोग 5 लोग थे। ठीक है, आपके 250 रुपीस समझ रहे हैं? नहीं मैं भी वही बोल रहा हूँ कि 250 जो है वो ये ज्यादा है चार्जेस, ज्यादा हो गए। अब तो इससे भी ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन ये भी ज्यादा है व्हाट आई बिलीव। ठीक है, इसको जो है ना K2 कहाँ तक गाड़ी कहाँ तक जाती है? गाड़ी जाती है वैसे एस्कोले तक, और एस्कोले से आगे वॉक शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग गाड़ी थोड़ी आगे ले गए थे क्योंकि वैसे हम लोग बेसिकली जो हमारे सर थे ना, वो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम था हमारा सारा एक्सपीरियंस, और हम सब जो हम चारों थी, हम सर की काफ़ी पुरानी मेंबर्स थी सर की क्लब की, और वो थोड़ी अटैचमेंट सर को ये था कि लाइक बस कर जाए हम लोग। और इस तरह तो सर ने स्टार्टिंग में सर ने ये है कि अब थोड़ी सी रोड बन गई है स्कूल से थोड़ी आगे, झोला कैंप आता है वहाँ तक थोड़ी सी बन गई है। तो सर वाज लाइक के आगे तुम लोग को नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स सर गए थे 20 इयर्स बैक। सर वापस आए, फिर दोबारा हमारे साथ गए जब सर कोई 90s में गए थे, और अब दोबारा हमारे साथ। तो सर को एक्सपीरियंस था और मेरे पापा को एक्सपीरियंस था। तो खैर ये लोग कह रहे थे बाबा भी पाकिस्तान के पहले रॉक क्लाइंबर है, तो उन्होंने खैर मुझे उनकी तरफ से काफी मतलब कि पता चलता रहा कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट कहीं ना कहीं डर था कि इन स्टार्ट
इजी वे में कर सकते, लाइक दौड़ना नहीं है, चैलेंज नहीं लगाना एक दूसरे को, तो उस वजह से उन्होंने हमें एक कैंप आगे तक जो है वो ठीक है। तो हम बेसिकली हमने स्कोले भी जीप पे कवर कर लिया था, हमने झूला भी जीप पे कवर कर लिया था और पायू आधा हमने जीप पे कवर कर लिया था। ओके, और उससे आगे आप लोगों ने उससे आगे फिर पायू से कितना टाइम लगा था? उससे आगे हमें लग गए थे रोज 6 दिन, मतलब दिन वो पूछ रहे हैं ना, दिन हमें 6 दिन लगे थे K2 बेस कैंप। और डेली हाइक कितनी होती थी? डेली हाइक होती थी 10 से 12 घंटे। 10 ठीक से है। 12। और वहाँ पे स्टे आप लोगों ने कितना टाइम किया? स्टे जो हम करते, हम लोगों ने ब्रेक नहीं ली थी क्योंकि हम ऑलरेडी 2 दिन हमें जीप पे कवर हो गए थे, तो हम लोगों ने ना कंकोडिया पहुंच के ब्रेक ली थी और फिर वहाँ जाके एक दिन का रेस्ट करके अगले दिन K2 बेस कैंप गए थे और फिर हम वेट कर रहे थे अगर वेदर ठीक होता है तो हम जीजीला से वापस आ जाते हैं, लेकिन हमें नई रिपोर्ट अच्छी आ रही थी। तो फिर हमारे साथ इस तरह हुआ था कि हमारे क्लब की 2 मेंबर्स की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उनके लिए हेली आ गया था। ओहो, 4 में से 2 की तबीयत ख़राब हो गई? हाँ जी। काफ़ी कैंप थे, झोला, पायो, फिर खबर से, देन उर्दू का सर में रिवर क्रॉसिंग सब कुछ थी। ये रोके यहाँ पे जर्नी जरा 12 घंटे जो है आप लोग के आज हाइकिंग के पूरे हो गए। हम ब्रेक्स पे वापस आएंगे तो कल दोबारा हाइकिंग शुरू करते हैं। हमारे साथ रहे। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आ चुके हैं फिटनेस सेगमेंट की तरफ, और फिटनेस में आज बस हमें क्या बताने वाली है, हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि रेस्ट भी फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो उनमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी दोबारा से एक्सरसाइज करने की। तो किसी दिन बस रेस्ट करने के भी तरीके बताएं। बिल्कुल, हम एक दिन यहाँ पर रेस्ट का भी प्रॉपर इंतजाम करेंगे कि रेस्ट की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो आज हम सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या कर रहे हैं हम? आज हम एक और वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे। इस वर्कआउट रूटीन को हम एक दफ़ा पहले डिस्कस भी कर चुके हैं और परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ी डिफरेंट एंगल से परफॉर्म करेंगे। तो कॉम्बो वर्कआउट, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉम्बिनेशन से वर्ड निकला हुआ है, जिसमें 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो 2 डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करती हैं, उन्हें हम कंबाइन करते हैं और एक ही गो में, एक ही रैप में परफॉर्म करते हैं। तो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कॉम्बो रूटीन, वो थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग की, जिसमें हमने डंबल्स यूज़ किए थे। जैसे एक बाइसेप की एक्सरसाइज की थी एंड देन साथ ही हमने शोल्डर प्रेस किया था। 2 एक्सरसाइजेस हमने साथ में जोड़ी थी और परफॉर्म किया था। वेट ट्रेनिंग की डिफरेंट हमने एक्सरसाइजेस उसमें परफॉर्म की थी। आज जो कर रहे हैं उसमें कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करें, बॉडी वेट के साथ कॉम्बो वर्कआउट करेंगे। और बॉडी वेट से मुराद अभी जो हमारा जो रूटीन होगी ना, ये किस कैटेगरी में आती है? हिट की कैटेगरी में, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें 2 एक्सरसाइजेज जो बॉडी वेट की हैं उनको हम कंबाइन करेंगे और एक ही गो में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, जिनमें 2-2 एक्सरसाइजेज हैं। तो हम क्विकली स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़, ये एक एडवांस टेक्निक है, तो बिगनर्स प्लीज़ इसको परफॉर्म ना करें। हाँ, अगर आपकी बॉडी कंडीशन है, फैट लॉस के लिए बहुत अमेजिंग है। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। जी, बस आज जो आपने पहली एक्सरसाइज बतानी है वो है स्क्वाट जंप विद स्क्वाट नीज। ओके, स्क्वाट जंप विद स्क्वाट वॉक। ठीक है, ओके। सीधा आपने खड़े हो जाना है एंड देन आपने फॉरवर्ड स्क्वाट जंप करना है लाइक दिस, ये, एंड कमिंग बैक विद अ स्क्वाट वॉक। अब स्क्वाट वॉक में मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर ठीक हो, आपकी बैक यूँ स्लाउच ना करिए और आपके नीज आपके टो से आगे ना हो। एक दफ़ा और रैप करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स बैकवर्ड एंड 1 फॉरवर्ड स्क्वाट जंप। ओके, ठीक है, बैक ठीक रखिएगा, पोस्चर ठीक रखिएगा, प्रॉपर स्क्वाट पोजीशन में आपने परफॉर्म करना है। 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स आपका वर्क इंटरवल होगा, फॉलोड बाय 20 सेकेंड रेस्ट, 30 सेकेंड रेस्ट, जितना भी आप वापस नॉर्मल रेंज में आ जाए। अच्छा, इसमें रेस्ट में सिर्फ खड़े रह सकते हैं या कुछ करते रहना है? नहीं, देखिए, रेस्ट में है आपने एक्टिव रेस्ट करना है। लाइक आई एम वॉकिंग हेयर, साइड टू साइड, जब मैं मार्च कर सकती हूँ और जस्ट वॉक अराउंड, थोड़ा सा पानी पिए, कम बैक। बर्पीज विद साइड हाई नीज। ओके, बर्पीज अगेन वेरी इंटेंस मूव, डाउन इनटू बर्पी, गेट अप एंड देन साइड हाई नीज, मैट की दूसरी तरफ जाना है, बर्पी, गेट अप एंड साइड हाई नीज। ये भी आपने जो ड्रिल है 30 to 45 सेकेंड्स तक परफॉर्म करनी है, देन रेस्ट लेना है, रेस्ट एक्टिव रेस्ट। ठीक है, स्क्वाट जंप विद फ्लोर टैप। स्क्वाट जंप्स विद फ्लोर टैप्स। ओके, ये बहुत ब्लास्टिंग एक्सरसाइज है फॉर द क्वाड्स। 45 सेकेंड्स के बाद मुझे लगता है मेरी टांगे हैं ही नहीं। ओके, यूं स्क्वाट जंप आपने फ्लोर को टच करना है एंड देन अप। ओके,
ये आपने परफॉर्म करनी है 30 to 45 सेकेंड्स, देन रेस्ट इंटरवल। स्क्वाट्स में बार बार बताती हूँ पोस्चर लाजमी मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि स्क्वाट ऐसी एक्सरसाइज है अगर आप गलत करोगे तो नी की बर्बादी फेर दोगे। तो नी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जॉइंट है, तो स्क्वाट का पोस्चर सबसे पहले लर्न करें और फिर ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। ठीक है जी, कमांडोज विद प्लैंक वॉक। ओके हलीमा, ये आपको मज़े की लगेगी एक्सरसाइज। मुझे पता है ना आपको प्लैंक बहुत बुरा लगता है, ये आज हम उसको और नेक्स्ट लेवल प्लैंक करने वाले हैं। किसको अच्छा लगता है प्लैंक, किसको अच्छा प्लैंक पोजीशन में हमने आ जाना है दिस वन, एंड देन हमने ये कमांडोज करने हैं। 2 टाइम्स हम कमांडोज करेंगे एंड मूव टू द अदर साइड ऑफ द मैट, देन यहाँ पर भी कमांडोज। अब चेक करें फुल बॉडी मेरी इन्वॉल्व है, शोल्डर से लेके कोर एंड देन टांगे। तो ये आप परफॉर्म करेंगे फॉर 30 to 45 सेकेंड्स। और यहाँ तक मैं बता रही हूँ आप लोग थक चुके होंगे, आप बोलेंगे नहीं बस अगला कॉम्बिनेशन ना बताएं। नहीं करना, लेकिन अगला कॉम्बिनेशन आप तो बता दें, हाफ बर्पी विद बेयर वॉक। ओके हाफ बर्पी, इसमें हम हाफ बर्पी करेंगे किस तरह से, बियर वॉक पोजीशन में आएंगे ये, ठीक है। मेरे पाम शुड बी डायरेक्टली अंडर माई शोल्डर्स और मेरी नीज जो है डायरेक्टली अंडर माई हिप्स। यहाँ से जंप बैक, हाफ बर्पी, कम बैक एंड देन बियर वॉक है, देन बर्पी हाफ, देन कम बैक एंड बियर वॉक। यस, तो ये हमारे 5 कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें 2-2 एक्सरसाइज करके हमने उनको कंबाइन किया हुआ है। अमेजिंग है फैट लॉस के लिए, एक्सट्रीमली टाइम एफिशिएंट है, वोकेशन फ्रेंडली है। कहीं आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं वर्कआउट करना चाह रही हूँ और कम टाइम में अपने आप को ज़्यादा एनर्जी आप दे सकते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वर्कआउट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बॉस। अच्छा जी, हम लोग K2 पहुंच गए हैं या भी रास्ते में पहुंच गए। अब वापसी का सफर शुरू होना था, तो हेली आ गया। उस हेली में 2 खवातीन सवार हुई या आप 4 हुई? अच्छा, तो बेसिकली हुआ ये था कि जब इकरा और डॉक्टर शरीन वापस चली गई तो हम वेट कर रहे थे। अब हम लोगों का जो सामान था वो पोर्टर्स लेकर जा चुके थे, तो मैं, सर, ईशा और हम 3 बस वेट कर रहे थे कि हेली ने वापस आना था, क्योंकि उन दोनों का सामान उठाने। एक्चुअली हेली इकरा के लिए भी नहीं आया था, देयर वाज अ बॉय, इस्लामाबाद का एक और ग्रुप भी गया हुआ था। 13 लड़के थे वो इस्लामाबाद के, हम उनको असेंडर्स कहते थे, और उसमें एक लड़का था और उसकी कंडीशन कनकोडिया जाके स्वेयर हो गई थी, लाइक उसको खून की उल्टियाँ आ रही थी और ये लाइक वो एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल की उसकी तबीयत खराब थी। लकीली वेदर कंडीशन 2 आवर्स के लिए ठीक हो गई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आ सकता था। वैसे अगर आप वहाँ फंसे रहो तो जब वेदर कंडीशन नहीं, जब तक ठीक तो हेली भी नहीं आ सकता। अच्छा, और आप दोनों के साथ जो 2 लड़कियां थी उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो हेली में फिर चली गई? उन्होंने भी खैर कॉल करवा ली, उनके फादर ने भी बात कर ली, तो जैसे ही हेली आया तो वो तीनों बैठ के उसमें चले गए। अच्छा, तो अब उनके सामान का वेट हो रहा था कि हेली ने वापस आने उनके सामान के लिए। तो जैसे ही हेली वापस आया तो उन्होंने हम दोनों को बिना उसमें बैठा लिया। अब हम नहीं बैठ रहे थे, हम तो रोने शुरू हो गए कि हम सर को नहीं छोड़ के जाएंगे। एक्चुअली आस्किंग कि मायरा आप इसका तुम्हारा नाम मेरा नाम गया हुआ था हेली पे, इसका नाम गया हुआ था, मेरा नाम नहीं गया हुआ था। फिर ये था कि लाइक मैं पीछे एज अकेली लड़की रह जाना था मैंने सर के साथ, तो मायरा लाइक मैंने नहीं जाना, और मुझे मैं थी कि मैं सर को छोड़ के, सर बेशक लाइक एक्सपीरियंस थे बट हमारा ये था कि सर एजेड हैं और हम उनके बिना आ भी नहीं सकते थे, तो हमें यह था कि हम उनके बगैर नहीं जाते। तो सारा फिल्मी सीन काफ़ी हो गया था कि जो पायलट था वो मुझे कह रहा था कि मायरा क्या हो रहा है, और वो हेलीकॉप्टर का वो सही वो लाइक फैन जो है वो चल रहा है और उसका फ्यूल ज़ाया हो रहा है, और मायरा के लिए हो क्या खत्म होने वाला, आप लोग बैठ जाओ। फिर हमें बिठाया तो हमें ना उसने 2 कैंप्स क्रॉस करवा दिए, बायू में हमने लैंड किया। तो अब हमारा 3 दिन का सफ़र कम हो गया था। तो हम बायू पहुंच गए, तो साथ वाले हेली में देखा तो सर भी आ रहे और हमें वेव कर रहे, तो हम खुशी से पागल हो गए कि अब हम सारे मिलके कर दूँ। आगे गए तो इकरा और डॉक्टर शरीन हमें पूरी टीम वहीं पे हमारी मिल गई। तो अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने आपको यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन हम आगे जो है ना सिर्फ इकरा को और डॉक्टर शरीन को लेकर जाएंगे, तो या मुझे लेकर जा सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं चली जाऊंगी तो ये बेचारी अकेली रह जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको भी ले जाएंगे। फिर हम दोनों ने कहा कि सर ले जाएंगे अकेले। तो लाइक आप अगर टीम आते हैं बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, और जब आप इस तरह के ट्रैक पे जाते हो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपस में सब। तो फिर मैंने कहा कि अब इस तरह सेल्फिश बनने का इसका फ़ायदा क्या है। और जो डॉक्टर शरीन है जो हमारे सब में सबसे बड़ी थी, वो डॉक्टर थी, वो PhD जो थी वो भी कर रही थी, पढ़ा भी रही थी, और वो बच्चों वाली भी थी। और लाइक वो लाइक उनके लिए भी जाना ज़रूरी था।
तो और मैं फिर बस सबको हम देख रही पायू थी। पहुंच गए और फिर वहाँ पे जाके हमने डिसीजन लिया कि ईशा में और सर नहीं जाते हैं, क्योंकि सर को हम छोड़ के नहीं जा सकते और थे। उनकी कंडीशन ऐसी थी, फिर उनको जाना चाहिए तो था। वो, और हमने कहा कि डॉक्टर शरीन और इकरा चले जाएं, तो हम 3 रह गए। अब हमें ये भी नहीं समझ आया, हमारे पास सामान भी नहीं है, हमारे पास कपड़े भी नहीं है, और जो हमारा हमारे पास सामान था वो जैकेट्स भी 3 नहीं दिन है। हमसे पीछे था। हमारा खाना, हमारा सारा सामान, हमारे टेंट, हमारे स्लीपिंग बैग, हमारे 2 मेंबर्स 2 दिन आगे थे और हम लोग बीच पे थे बिल्कुल। तो बस अच्छा, बड़ी और उनका मुश्किलों से- सामान भी 3 दिन पीछे ही था? उनका तो हेली में चला गया था, अच्छा, उनके चला साथ गया, तो चला चला गया, गया था। ठीक है। बस हमारा मसला था क्योंकि हम लोगों ने उस दिन ना हमने कहा यार वॉक करनी है, तो वॉक करके गर्मी लगती है, तो हमने सिंपल पार्का जैकेट्स निकाले, हमने मोटी जैकेट्स भी नहीं निकाले, कुछ भी नहीं होने अब रखा। हम लोगों के पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ मेरे स्लीपिंग पास आई बैग्स भी थिंक नहीं है। 7 डेट्स थी हमारे पास। हम लोग बस अपने रुकसैक में, ये कंपल्सरी था कि हमने dry हेडलैम्प्स रखने fruits रख लेते हैं, थे। नाइफ, हेडलैम्प और पार्का जैकेट, ये जरूर हमारे उसमें होनी चाहिए, और वाटर बोतल। और मेरा ये था कि मैं डेट्स जरूर साथ रखती थी, मैं रास्ते में खाती। और हमारे पास सिर्फ ये चीज़ थी। और उस दिन लकीली जब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठने लगे तो मेरा एक ट्राउजर था, वो मेरे सामान में फिट नहीं आया था, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया। ओके तो वो ट्राउजर काम कैसे आया वो हम लोगों हम लोगों को खैर अब नहीं पता था हमने क्या करना है, तो सर ने कहा कि चलो हम पायू कैंप तक जाते हैं, तो देख लेते हैं आगे जाके हम क्या करेंगे। तो हम एक ग्लेशियर क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने एक पत्थर के ऊपर पाँव रखा, तो मैं अनबैलेंस हुई, तो मैं उस ग्लेशियर के अंदर गिर गई, बहुत ठंडा पानी था। ग्लेशियर का पानी। और एक्चुअली इसका हमें, मुझे पहले नहीं पता था, बट हमने ट्रैक शुरू किया और मैंने देखा कि हम लोग रिवर क्रॉसिंग कर रहे थे, हमारे पास लाइक क्या हो गया? तो मुझे पता चला इसको वाटर फोबिया, नेक्स्ट लेवल का। और ये था कि मैं लाइक इसको मना कर, नीचे नहीं देखना, पर पता नहीं शायद ऑटोमेटिकली आपकी नजर चली जाती है और इसका इम्बैलेंस भी हो जाती थी। और ये तो फिर मैं उसमें गिर गई, तो अब हमारे पास कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन शुक्र है इसके पास एक्स्ट्रा ट्राउजर निकल आया। फिर जैकेट सुखाई, सारा किया, फिर हम घर पहुंचे। हमने रास्ता भी भूल गए पायू तक का, पूरी रात होगी, हमें नहीं समझ आ रही थी क्या हुआ है। हम बस वहाँ अकेले बैठे हुए हैं, 3 बंदे अंधेरे में, और मतलब हम तो और उस दिन प्रेडिक्शन भी थी कि रात को बारिश होगी, और वैसे हमें सर्दी लग रही थी इतनी, तो बस हमने कहा चलो अल्लाह की तरफ से जो भी होगा देखा जाएगा। अब एडवेंचर करने आए थे, अब हो रहा है बस तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर। मगर सीरियसली वो जो दिन था जो गुम जिसमें हम हुए थे, वो सबसे मजे का एडवेंचर था। उस टाइम तो बड़ा स्केरी था, लेकिन अब उस याद टाइम करते हैं। अब लिटरली हम लोग बहुत वो टॉर्चेस इधर उधर मार रहे हैं और शाउट कर रहे ये हैं, बहुत चीखना शुरू होगी हेल्प हेल्प। और फिर खैर थोड़ी देर बाद हमें दूर से एक लाइट नजर आई, तो कुछ पोर्टर्स आ रहे थे, तो उन्होंने हमें फिर रेस्क्यू करके पायू कैंप तक लेके गए। उन्होंने ही हमें अपने कैंप दे दिए, उन्होंने ही हमें अपने स्लीपिंग बैग्स दे दिए। फिर उनके साथ ही अगले दिन हम वापस चले गए फिर उनके साथ ही अगले दिन हम स्कूले वापस पहुंच गए। 2 दिन बाद हमारे पाकिस्तान के पोर्टर्स दे वर सो गुड कि उनको सैटेलाइट फोन के थ्रू किसी ने बताया कि आपकी टीम की जो 2 लड़कियां हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। और वो उधर से जो उनका 4 दिन का ट्रैक था, वो उन्होंने 1 दिन के अंदर कवर करके हमारे पास ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी सी मेरे ख्याल से जीप रैली के हवाले से बात कर ले, जिसके टॉपिक पे हम शुरू हुए थे। नहीं ओवरऑल ये बहुत एडवेंचरस था। K2 पे निकल गए हम। ये शो जो है मेरा ख्याल है 2 घंटे इसी तरीके से चलता जाएगा, हमें कुछ बोलने का मौका मिलेगा कि आप बोलती हैं और ऐसे ही बस आपस में चल रहा है। लेकिन हमारे पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जीप रैली का चीज़ देख के, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सिर्फ 5-6 लोग होंगे जो फीमेल्स हैं जो कर रही हैं जीप रैली। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ में स्टेप अप किया तो मुझे पता चला कि लड़की कोई फीमेल नेविगेटर नहीं है इसमें ना। तो मैं और पलवशा भी छोटी है, फिर मैं भी उस लिहाज से छोटी थी, सब मर्द थे बड़े बड़े, और मुझे काफ़ी होता था कि पता नहीं मैं पलवशा को कैसे लेकर चलूँगी, कैसे जाऊँगी। लेकिन पलवशा के बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो खुद भी रेस करते हैं, जो मेरे साथ पलवशा रेसर है। पलवशा और हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसी है। तो खैर हम लोगों की पहली रेस में तो हमारा एक एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन दूसरी रेस में हमारी 3rd पोजीशन थी, और तीसरी रेस में थल में हम लोगों ने फिर 1st पोजीशन सिक्योर की थी। क्या बात है। वंडरफुल। सो फुल टाइम जो है ना आप लोग एडवेंचरस जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, और एक फुल थ्रिल फुल लाइफ जो है ना वो आप लोग एंजॉय करें, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये काम करना जो है कहीं से भी आसान नहीं है। मर्दों के लिए ये करना मुश्किल है, तो आप लोग कर रहे हैं। वंडरफुल जी। हमारे पास वक्त कम है, तो हम लोग लेंगे इजाज़त। आप लोगों को होप के प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि निकलें, ज़रा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें,
और कोई ना कोई अपनी डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटी में एक गेम ऐड कर लें, आउटडोर गेम, ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस भी रहे और फिजिकल एक्टिविटी भी चलती रहे। माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, और आपका माइंड फ्रेश होने के लिए इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप ज़रा फैमिली के साथ निकलें, दोस्तों के साथ निकलें, जाएं। इतना खूबसूरत कल्चर है हमारा, इतनी खूबसूरत बेल्ट है, चाहे आप गिलगित से सफ़र शुरू करें, सिंध तक जाएं, तो हर सूबे को देखने का जो है ना, और वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है। हमारे पास हर किस्म का लैंडस्केप मौजूद है, चाहे हम लोग सहरा की बात करें, पहाड़ों की बात करें, बर्फ़ की बात करें, या पथरीली ज़मीन की बात करें, और इसी लैंडस्केप से ये खूबसूरत पाकिस्तान बना हुआ है। इसको एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को दुनिया को दिखाएं। मुझे, हलीमा को, एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने